भाग 96 एक दुल्हन ऐसी भी राज। अगले दिन कल का दिन सभी का बहुत अच्छे से बीत जाता है और अगली सुबह वामिका और रिया आदेश को लेकर न्यू लाइफलाइन हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं क्योंकि आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और वामिका लेट नहीं करना चाहती थी। इधर रैना जी सुबह और आदि घर पर ही होते हैं और सो रहे होते हैं। तभी आदेश रिया के घर पहुंचता है। अंदर आकर वो रिया की मेट से मिलता है। ऐना उसे बताती है कि रिया मैम अपनी दोस्त और उसके पति को लेकर न्यू लाइफलाइन हॉस्पिटल गई है। ये सुनकर आदेश सोचता है रिया की दोस्त, मगर जहां तक मुझे पता है रिया की सिर्फ 3 दोस्त है, अनुष्का, तानिया और सोनिया। ये नई दोस्त कहां से आ गई? खैर, हो सकता है कि भाभी बनी हो। फिर वो ऐना से कहता है ठीक है, रिया मैम आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि मिस्टर आदेश सिंघानिया आए थे और वो आपसे आज शाम ओमी के कॉन्सर्ट में मिलेंगे, ठीक है? ऐना आदेश से कहती है ठीक है सर, मैं उन्हें बता दूंगी। आदेश वहां से चला जाता है। इधर रिया और वामिका आदेश को हॉस्पिटल एडमिट करवा देती है और उसकी सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर स्मिथ को दिखाती है। डॉक्टर स्मिथ रिया से कहता है मैंने आदेश की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक की हैं, मुझे लगता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर रिया और वामिका खुश हो जाती है। फिर डॉक्टर स्मिथ से कहती है थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर स्मिथ जवाब देता है इट्स ओके, बट द पेशेंट नीड्स बेस्ट केयर एंड सम मेडिसिन्स। रिया कहती है इट्स ओके डॉक्टर, आप जो मेडिसिन कहेंगे वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, बट आदेश बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। डॉक्टर स्मिथ आश्वस्त करते हुए कहता है आई एम श्योर द पेशेंट विल बी गेट वेल सून। रिया कहती है थैंक्स डॉक्टर और फिर वामिका की ओर देखती है। चलो वामिका। वामिका नम आंखों से हाँ कहती है। थोड़ी देर बाद रिया और वामिका आदेश से मिलकर घर के लिए निकल जाती हैं। घर पहुंचकर रिया वामिका से कहती है तुम कुछ देर रेस्ट कर लो, रात भर नहीं सोई हो तुम। वामिका मुस्कुराकर जवाब देती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अच्छे से सोई थी। रिया हंसते हुए कहती है हाँ मुझे पता है कितने अच्छे से सोई थी, मैंने देखा तुम्हें कभी आदि के पास तो कभी आदेश के रूम में जाते हुए, इसी तरह तुमने अपनी नींद ली है ना? ये सुनकर वामिका मुस्कुरा देती है। रिया कहती है जाओ अब थोड़ी देर रेस्ट करो, ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं, वैसे भी आज मेरा ऑफ है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वामिका मुस्कुराकर रिया की ओर देखती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। फाइनली आदेश को बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकेगा, अब वो जल्दी ठीक हो जाएगा। वामिका ये सब सोचते हुए बेड पर लेट जाती है और उसे नींद आ जाती है। इधर रिया अपने रूम की तरफ जा रही होती है कि उसकी मेड ऐना उसके पास आकर कहती है मैम मिस्टर आदेश सिंघानिया आपसे मिलने घर पर आए थे। ये सुनकर रिया चौंक कर पूछती है आदेश यहाँ आया था? तुमने वो मतलब घर पर किसी को देखा तो नहीं? ऐना जवाब देती है नहीं मैम, सर बाहर ड्राइंग रूम तक ही रहे और आपसे आज शाम ओमी के कॉन्सर्ट में मिलने को कहा है। रिया कहती है ठीक है, तुम जाओ और ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए तो मुझे बता देना। ऐना कहती है ठीक है मैम और वहां से चली जाती है। रिया मन ही मन सोचती है ग्रेट, मैं तो खुद यही सोच रही थी, आदेश तुमने तो मेरे मन की बात कर दी और एक सरप्राइज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, होप सो तुम्हें पसंद आए। और फिर वो किसी को फोन करते हुए अपने रूम में आती है। फोन पर बात करने के बाद वो कहती है ठीक है और फोन रख देती है। बेड पर बैठते हुए वो सोचती है आज तो मजा आ जाएगा। और फिर कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपने काम में लग जाती है। इधर आदेश रिया के घर से सीधे अपने होटल पहुंचता है और अनुष्का से पूछता है तुम तैयार हो ना, आज हम घूमने जा रहे हैं? अनुष्का प्यार से जवाब देती है नहीं जान, आज मुझे कहीं नहीं जाना। आदेश चकित होकर पूछता है लेकिन तुमने तो कल कहा था कि तुम घूमना चाहती हो। अनुष्का कहती है पर अब मेरा मूड नहीं है, क्या तुम मेरे लिए मेरा फेवरेट फूड ऑर्डर कर दोगे? मैं तब तक फ्रेश होकर आती हूँ और प्लीज ब्रेकफास्ट मेरे बाहर आने तक यहाँ पर हो क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। आदेश मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है और अनुष्का वॉशरूम की ओर चली जाती है। उसके जाने के बाद आदेश को शिमला में उसके खाने की पसंद और उसका चुलबुलापन याद आता है जो उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता है। वो सोचता है आई थिंक ये सब यहाँ पर मिल जाएगा और फोन उठाकर ऑर्डर करने लगता है। कुछ आइटम्स नहीं मिलते तो वो उन्हें बाहर से ऑर्डर कर मंगवा लेता है। मन ही मन सोचता है आई होप तुम्हें सब पसंद आए क्योंकि मुझे पता है तुम इन सबको बहुत मिस कर रही होगी। तभी आदेश के रूम को कोई नॉक करता है। आदेश दरवाजा खोलते हुए देखता है वेटर कहता है सर आपके लिए ये पार्सल आया है। आदेश ठीक है कहकर पार्सल ले लेता है और देखता है कि पार्सल रिया ने भिजवाया होता है। आदेश हैरान होता है कि रिया ने इतना बड़ा पार्सल क्यों भेजा है। जब वो पार्सल खोलता है तो उसमें एक खूबसूरत ब्लैक शिमरी ड्रेस होती है जो एक गाउन है और साथ ही एक ब्लैक ब्लेजर सूट। आदेश देखता है कि साथ में पासेस भी हैं जो आज रात के कॉन्सर्ट के हैं। आदेश अभी सब देख ही रहा होता है कि रिया का कॉल आता है। कॉल पिक करते हुए आदेश कहता है हाय रिया, कैसी हो तुम? रिया जवाब देती है मैं ठीक हूँ आदेश और ये गिफ्ट मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। एक्चुअली मैं तुम दोनों से मिल नहीं पाई, तुम दोनों मेरे घर आए और मैं वहां नहीं थी इसलिए। आदेश कहता है इट्स ओके रिया, लेकिन मैं अकेले ही तुम्हारे घर आया था, अनुष्का को इस बारे में कुछ नहीं पता। रिया कहती है ओह मुझे लगा कि वो भी तुम्हारे साथ आई थी, चलो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ये गिफ्ट तुम दोनों के लिए और आज शाम को तुम दोनों यही पहनना कॉन्सर्ट में, मुझे अच्छा लगेगा। आदेश मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है हम शाम को मिलते हैं और फोन रख देता है। इधर वेटर आदेश के ऑर्डर के अनुसार सारा ब्रेकफास्ट आता है। आदेश सब कुछ अच्छे से सेट करवा देता है और फिर अनुष्का के आने का इंतजार करता है। अनुष्का जल्दी से तैयार होकर आती है और बेड पर रखी ड्रेस देखकर पूछती है ये ड्रेस किसकी है? आदेश जवाब देता है ओह हाँ ये ड्रेस रिया ने भेजी है आज रात के ओमी के कॉन्सर्ट के लिए। अनुष्का हैरानी से कहती है ओमी का कॉन्सर्ट, वो भी आज? क्या बकवास है, मैं किसी कॉन्सर्ट में नहीं जा रही हूँ समझे तुम, और ये चीप सी ड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर आदेश हैरान रह जाता है। अनुष्का फिर आदेश की ओर देखकर पूछती है व्हाट, तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया या नहीं? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है आदेश। आदेश अनुष्का को चिल्लाते हुए देखता है क्योंकि अनुष्का की बीमारी के कारण वे बहुत कम समय एक दूसरे के साथ बिता पाते हैं।
शायद यही वजह है कि आज पहली बार आदिश को अनुष्का का साथ अच्छा नहीं लग रहा था। आदिश सोचता है, तुम वो नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो? तुम जरूर कोई और हो। इसका पता मैं लगा कर रहूंगा कि तुम कौन हो। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 97, एक दुल्हन ऐसी भी। आदिश अनुष्का के जाने के बाद गहरी सोच में डूब जाता है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये वही अनुष्का है जिसके लिए उसने खुद को बदल दिया था, जिसकी बचपने से भरी हरकतों ने उसे प्यार करने को मजबूर कर दिया था। वो सोचता है कि क्या उसका प्यार सिर्फ शादी करने तक था, क्योंकि उसे एक रात प्यार से बिताने के बाद आज तक अनुष्का उसके करीब भी नहीं आई। 3 सालों में कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है जब वो अपने प्यार के पास उसके साथ हो। आज उसे रीता जी और ओमी की सारी बातें सच लग रही थी। घर की रक्षक ने भी आदिश को सच्चे प्यार को लेकर चेताया था, लेकिन आदिश को कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि गलती कहाँ और किससे हुई है। वो कुछ देर नीरस सा होकर बैठा रहता है, फिर अनुपमा जी को कॉल करता है। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? अनुष्का आज बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना था उसके बारे में। उसकी तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। वो पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, आप समझ रही है ना, उसकी मानसिक स्थिति के लिए सही नहीं है। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो प्लीज एक बार आप उससे बात कीजिए। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। अनुपमा जी फोन रख देती है। अनुपमा जी मन ही मन गुस्सा होती है। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। मैंने इसे समझाया भी था कि आदिश के साथ अच्छे से और प्यार से पेश आए और बीमार होने का नाटक बंद करे, लेकिन नहीं, इसे अपनी बचकानी हरकतें करनी ही होती है। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरे मना करने के बाद भी इसने डॉक्टर से कहकर खुद को बाहर ले जाने की बात कर ली। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं हाथ आई बाजी पलट न जाए। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर वो अनुष्का को कॉल करती है, लेकिन अनुष्का उनका फोन नहीं उठाती। गुस्से से 3-4 बार फोन करने पर भी जब अनुष्का अनुपमा जी का फोन नहीं उठाती तो मजबूरन अनुपमा जी को डॉक्टर को फोन करना पड़ता है। हेलो डॉक्टर, क्या आप अनुष्का की झूठी रिपोर्ट्स आदिश को सेंड कर देंगे? प्लीज रिपोर्ट थोड़ी ऐसी बनाइए कि पढ़कर लगे कि पेशेंट की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो डिप्रेशन में है, और फिर ये रिपोर्ट आदिश के नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर जवाब देता है और कॉल कट कर देता है। अनुपमा जी सोचती हैं, इस लड़की का मैं क्या करूं? सोचा था कि जल्द ही इसे सही होने का कहकर आदिश की प्रॉपर्टी पर इसके सिग्नेचर करवा लूंगी, मगर ये लड़की मेरे बनाए गेम को बिगाड़ रही है। अगर तुम मेरी बेटी ना होती तो आज ही। गुस्से से अनुपमा जी अपना फोन जोर से जमीन पर पटक देती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर रिया नाश्ते के दौरान सबके साथ बैठी होती है। वो सबकी ओर देखकर कहती है, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। आज शाम को ओमी का कॉन्सर्ट है और मेरे पास उसके कॉन्सर्ट के पासेस भी हैं। हम सब साथ चलेंगे। पास में ही एक बहुत बड़ा मॉल भी है जहाँ आदि के खेलने के लिए बहुत कुछ है। जो लोग कॉन्सर्ट एंजॉय करना चाहते हैं वो कॉन्सर्ट में रहे, और जो मॉल घूमना चाहते हैं वे मॉल जा सकते हैं। तो आप सब शाम को तैयार रहिएगा। रैना जी सुबह और आदि खुश हो जाती है, लेकिन वामिका थोड़ी उदास हो जाती है। रिया वामिका की ओर एक नजर डालती है और फिर सबकी ओर देखती है। प्लीज आप सब चलिए, मैंने आप सभी के लिए ड्रेस आपके रूम में रखवा दी है क्योंकि वो कॉन्सर्ट का ड्रेस कोड है। वामिका रिया की ओर देखती है और कहती है, पर मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे आदेश को देखने भी जाना है एक बार। रिया कहती है, प्लीज वामिका, सिर्फ आज का दिन ही है मेरे पास, कल तो वैसे भी रिहान आ जाएगा। वामिका मन ही मन सोचती है, जाना तो चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं वहां गई तो ओमी कहीं मुझे देख न ले, और अगर उसने मुझे अकेले देखा तो वो आदिश के बारे में जरूर पूछेगा। तब मैं क्या करूंगी? मैं उसके सामने इस तरह नहीं जा सकती। रिया वामिका को ऐसे सोचते हुए देखकर कहती है, देखो वामिका, जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, मैं कोई मनाही नहीं सुनूंगी, समझी तुम? और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो प्लीज, नहीं तो मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहती हूँ। रिया का इशारा आदिश को सब सच्चाई बताने की तरफ था। वामिका उसका इशारा समझ जाती है और फिर रिया की ओर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं भी चलूंगी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि ओमी का कॉन्सर्ट है। फिर मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखते हुए कहती है, पता है वो मेरा फेवरेट सिंगर है। ये सुनकर रैना जी और सुभी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ हमें पता है कि तुम उसे कितना पसंद करती हो और उसकी फोटो भी अपने रेस्टोरेंट में लगाई है। आदि खुश होकर कहता है, वाह मॉम, आज हम आपके फेवरेट सिंगर से मिलेंगे, कितना मजा आएगा ना। वामिका मुस्कुराकर कहती है, हाँ बच्चा, बहुत मजा आएगा। फिर रिया की ओर देखती है, अच्छा मैं एक बार जाकर अपनी ड्रेस देख लेती हूँ। रिया कहती है, हाँ ठीक है, मुझे थोड़ी देर काम है, उसके बाद हम घूमने चलेंगे और फिर वहीं से कॉन्सर्ट पहुंच जाएंगे। वामिका ठीक है कहकर आदि को साथ ले जाती है। उसके जाने के बाद सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रैना जी रिया की ओर देखती है और कहती है, थैंक यू बेटा, आज बहुत समय बाद मेरी बच्ची के चेहरे पर ये सच्ची मुस्कान देखी है, नहीं तो हमेशा फीकी सी हंसी हंसती रहती है, कभी किसी को अपना दुख नहीं बताती। काश वो फिर से पहले जैसी हो जाए। कहते हुए रैना जी की आंखें नम हो जाती हैं। रिया दिलासा देते हुए कहती है, दादी माँ अब सब ठीक हो जाएगा, देखिएगा वामिका के चेहरे की मुस्कान दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी, इसलिए हमें भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? रैना जी, हाँ बेटे, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, आज वो खुश है तो हमें उदास होने की क्या जरूरत है। इसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और रिया अपने काम में व्यस्त हो जाती है। वामिका ड्रेस देखती है तो उसे आदेश की याद आ जाती है। वो उस ड्रेस को हाथ में पकड़े बेड पर बैठ जाती है। तभी साया उसके पीछे से आकर कहती है, क्या सोच रही हो तुम? अभी भी तुम खुद की सच्चाई से भागना चाहती हो? अगर तुम इस दीवार को पार नहीं करोगी तो जीवन भर रोती रहोगी। तो इससे अच्छा यही होगा कि तुम उसे अपनी सारी सच्चाई बता दो और फैसला उसे लेने दो, अपने ऊपर किसी भी तरह का बोझ मत रखो। वामिका कहती है, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या वो मुझे मिलेंगे? अभी मैं उससे दूर हूँ, पर उसके पास होने का एहसास तो है। अगर सच बता दिया तो कहीं वो मुझे खुद से दूर ना कर दे, बस
उस बात के लिए ही खुद को तैयार कर रही हूँ। साया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम अब तैयार हो वामिका, हर चीज के लिए, सुख दुख खुशी और गम, तुम इन सब से परे हो। अब बस अपने दिल की आवाज सुनो और जो हो रहा है उसे हो जाने दो। ये मत सोचो कि एक बार को ये सब सच जानकर वो टूट जाएगा, बल्कि ये सोचो कि वो पल पल बिखरने से बच जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि तुम ही उसका सच्चा प्यार हो। 3 साल का समय बहुत होता है वामिका, जब तुम्हारा प्यार तुमसे दूर किसी और के साथ अनजाने में वो रिश्ता निभा रहा हो, जो रिश्ता उसका तुम्हारे साथ है। तोड़ दो इन सब बंदिशों को और खुल के उड़ जाओ खुले आसमान में जैसे तुम पहले थी, और पालो अपने सच्चे प्यार को। मैं तब भी तुम्हारे साथ थी और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। वामिका मुस्कुराकर कहती है, धन्यवाद मुझे हौसला देने के लिए। अब मुझे डर नहीं है और ना ही इस बात का दर्द होगा कि आदिश को मेरी सच्चाई जानकर कितना दर्द होगा। उसे वो दर्द सहन करना पड़ेगा, लेकिन उसके दर्द में मैं उसके साथ रहूंगी, हमेशा हमेशा। वामिका अपनी सोच से बाहर आती है और साया फिर से अदृश्य हो जाती है। शाम के समय वामिका उसी ब्लैक शिमरी ड्रेस में होती है जो रिया ने अनुष्का के लिए भेजी थी। वामिका उस गाउन में बहुत ही सुंदर लग रही होती है। आदिश होटल रूम में उदास सा बेड पर लेटा होता है। तभी उसके फोन पर मैसेज बीप होता है। वो फोन पर मैसेज देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से तैयार होने लगता है। आदिश वही ब्लैक ब्लेजर पहनता है जो रिया ने उसे गिफ्ट किया था। रिया के घर पर सब रेडी हो जाते हैं और समय पर घर से निकल जाते हैं। उधर आदिश भी रेडी होकर होटल से निकलता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 98, एक दुल्हन ऐसी भी। कॉन्सर्ट की शाम रिया और बाकी सब ओमी के कॉन्सर्ट वाली जगह पहुंच जाते हैं। कॉन्सर्ट बस शुरू ही होने वाला होता है। पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ है और लोग अपने फेवरेट बैंड का इंतजार कर रहे हैं। अमेज बैंड सबका फेवरेट बैंड है और उसमें भी उनके फेवरेट सिंगर ओमी सिंघानिया शामिल है। हर जगह ओमी और बैंड ग्रुप के पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। वामिका अंदर का नजारा देख बहुत खुश होती है और पीछे वाली रूम में खड़ी रहती है ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। जैसे ही ओमी का बैंड स्टेज पर आता है, वहाँ खड़े लोग ओमी ओमी कहकर चिल्लाने लगते हैं। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। ओमी और उसके बैंड के लोग स्टेज पर परफॉर्मेंस देने लगते हैं और लड़के लड़कियां उसके गानों पर नाचने और झूमने लगते हैं। वामिका उस पल में खो जाती है जब उसने पहली बार ओमी के कॉन्सर्ट में जाना था और आदिश ने वहाँ सबके सामने उसे किस कर लिया था। वो कितना घबरा गई थी। सब कुछ नया और अलग था उसके लिए। धीरे धीरे उसे आदिश के साथ प्यार का एहसास होने लगा। जहाँ पहले वो आदिश के करीब आ जाने से घबरा जाती थी, वहीं अब उसे आदिश का साथ अच्छा लगने लगा था और धीरे धीरे हो रहे प्यार का एहसास उसे रोमांचित करने लगा था। वामिका आदिश के साथ बिताए अपने लम्हों को याद कर खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसे पता ही नहीं चलता कि आदिश कब उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। आदिश वामिका को खोए हुए देख मुस्कुरा रहा होता है और मन ही मन सोचता है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी यहाँ, क्योंकि तुम ओमी की सबसे बड़ी फैन हो। थोड़ा उदास हो, पर ये नहीं पता था कि तुम मेरे बिना ही आओगी। आदिश सोचता है। जब वो कॉन्सर्ट हॉल के बाहर पहुंचा तो रिया उसे बाहर मिल जाती है और बताती है कि उसने अनुष्का को अंदर कॉन्सर्ट हॉल में जाते हुए देखा है। ये सुनकर आदिश पहले हैरान हो जाता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या अनुष्का अंदर कॉन्सर्ट में? लेकिन उसने तो पहले आने से मना कर दिया था और वो तो काफी देर पहले ही होटल से चली गई थी। रिया कहती है, हो सकता है बाद में उसका मन कर गया हो यहाँ आने का, वैसे भी वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब लग रही थी। आदिश खुश होकर कहता है, चलो वो यहाँ आई तो सही, मैं अभी उसके पास जाता हूँ, मुझे देखकर खुश हो जाएगी। ये कहकर आदिश अंदर आ जाता है और सोचता है कि अनुष्का गुस्सा ठंडा होने पर वापस होटल आ गई होगी और मेरा नोट देखकर यहाँ आई होगी। वो अनुष्का को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और अनुष्का को देख उसके पास आ जाता है। रिया खुश होते हुए सोचती है, शुक्र है दोनों का आमना सामना तो हुआ, बस वामिका अब उसे सब बता दे। यहाँ आदिश वामिका को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वामिका म्यूजिक के शोर में खोई हुई होती है। जैसे ही ओमी के गाने की लाइन बिन तेरे क्या आती है, वामिका मन ही मन सोचती है, काश आदिश यहाँ मेरे साथ होता। और जब वो दूसरी ओर देखती है तो आदिश उसकी ओर ही देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर वामिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर जल्दी ही गायब हो जाती है। वामिका को लगता है कि वो बस आदिश को इमेजिन कर रही है, इसलिए उसकी मुस्कान जल्दी उदासी में बदल जाती है। लेकिन आदिश सच में वही होता है। जब वो वामिका का हाथ पकड़ता है तो वामिका हैरान रह जाती है। आदिश उसे साथ ले जाकर आगे वाली रूम में ले जाता है। ओमी की नजर जब उन दोनों पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वामिका एकटक आदिश की ओर देख रही होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो आदिश के साथ ही रहती है और मन ही मन सोचती है, बिल्कुल एक सपने के सच होने जैसा लग रहा है, पता नहीं फिर कब इतने करीब से देख पाऊंगी तुम्हें। वामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आदिश खुश नजर आ रहा होता है। उसे आज अपने दिल की धड़कन महसूस हो रही होती है। वो खुद ही मन सोचता है, शादी के बाद से लेकर जब से यहाँ आए हैं तब तक अंदर से इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई, जबकि तुम हमेशा मेरे साथ रही हो। मगर आज सब कितना अलग सा लग रहा है, बिल्कुल शादी से पहले जैसा। आज तुम्हारे साथ जो खुशी महसूस हो रही है वो कभी नहीं हुई। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद मिल रहा हूँ तुमसे। बहुत सुकून दे रहा है तुम्हारा साथ। आदिश वामिका की आंखों में देखता है। वामिका भी उसकी ओर ही देख रही होती है। तभी आदिश उसे अपने करीब खींच लेता है और पहले की तरह ही उसे किस कर लेता है। सब लोग आदिश और वामिका की ओर देखने लगते हैं और हूटिंग करने लगते हैं। ये सब सुनकर वामिका आदिश को खुद से थोड़ा दूर करती है और पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? आदिश मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगा तुम भी इस पल को मिस कर रहे होगी जैसे मैंने किया। भूल गई तुम कॉन्सर्ट पर क्या हुआ था? वामिका अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर हैरानी जताती है और फिर आदिश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, याद है मुझे, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब दोबारा से करो। आदिश उसकी ओर देखता है और पूछता है, सच तुम्हें सब याद है?
वामिका मुंह नीचे की ओर करके हाँ कहती है और फिर आदेश की ओर देखकर मुस्कुराती है। आदेश उसे हक कर लेता है। इसी बीच अनुपमा जी को अनुष्का कॉल करती है, जो किसी क्लब में ड्रिंक कर रही होती है। अनुपमा जी गुस्से में सीधे ही अनुष्का से पूछती है, कहाँ हो तुम अनुष्का, और ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा आदेश के साथ? वो कितना परेशान हो रहा है तुम्हारे कारण, और तुम्हें पता है ना कि उसका परेशान होना मतलब उसके दिमाग का चलना। अगर उसने अपनी परेशानी का हल खोज लिया तो वो दिन दूर नहीं जब वो हमारे सब प्लान को जान जाएगा, और फिर उसे ये भी पता लग जाएगा कि उसकी असली बीवी तुम नहीं, वो वामिका थी जिसे हमने मार दिया। और उसके बाद वो क्या करेगा ये तुम अच्छे से जानती हो ना। वो हमें छोड़ेगा नहीं, समझी तुम? अनुपमा जी लगभग चिल्लाते हुए कहती है। अनुष्का, जिसका मूड पहले ही ऑफ था और भी गुस्से में आ जाती है, वो अनुपमा जी से कहती है, मॉम, आपको क्या लगता है कि मैं उससे प्यार से बात नहीं करना चाहती? मैं उसे अच्छे से ही बिहेव कर रही थी और वो मुझे इरिटेट कर रहा है। वो इतनी चीप चीजें करता है जो वामिका को पसंद थी। उसे मेरी पसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो हर वक्त हर काम वामिका की पसंद का करता है। मैं क्या करूं? आखिर कब तक मैं उससे प्यार से पेश आऊं? ये सोचकर उसे यहाँ लाई थी, कम से कम आदेश वहां के माहौल से बाहर निकलेगा तो मैं यहाँ 2 पल सुकून के उसके साथ बिता पाऊंगी। मगर वो यहाँ भी वही सब कर रहा है। और तो और वो रिया, जो मुझे इंसल्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती, और यहाँ भी वही सब कर रही है। उसने आदेश और मेरे लिए सस्ती सी ड्रेस भेजी। आई हेट ऑल दिस मॉम। मैं उससे नफरत करती हूँ, और उस वामिका से भी, जिसने मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अनुपमा जी कहती है, काम डाउन अनुष्का, अभी ये सब करने का समय नहीं है हमारे पास। आदेश ने आज मुझसे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी है और वो यहाँ के डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहता है तुम्हारे बारे में, तो होशियार रहना। दूसरी बात, अभी तुम उसके पास जाओ और जो वो कहे मुस्कुराकर वो सब करो। तुम्हें पता है ना, अभी हमारा काम पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो जैसा मैं कह रही हूँ वो सभी करो। समझ रही हो ना तुम? अनुष्का जी मॉम कहकर कॉल कट कर देती है। फिर अपनी ड्रिंक खत्म कर गुस्से में गिलास फर्श पर जोर से फेंक देती है और वहां से उठकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आदेश और वामिका एक दूसरे में खोए हुए होते हैं और कॉन्सर्ट भी अभी चल रहा होता है। लोग बार बार वंस मोर कर रहे होते हैं और ओमी के गाने के साथ झूम रहे होते हैं। रिया पहले ही सुभी, रैना जी और आदि को मॉल में ले गई थी ताकि वामिका और आदेश को कोई डिस्टर्बेंस ना हो और वे दोनों साथ में कुछ वक्त बिता सके। साथ ही वामिका को भी सब मिल सके आदेश को सब सच बताने के लिए। इधर अनुष्का होटल पहुंचती है और अपने रूम में जाकर देखती है कि आदेश वहां नहीं है। गुस्से से अपना हैंडबैग नीचे फेंक देती है और सोफे पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े कागज पर पड़ती है। अनुष्का उसे उठाकर पढ़ती है, जिसमें लिखा है, देखो अनुष्का, मुझे नहीं पता कि तुम क्यों गुस्सा हो गई। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। आई लव यू। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो ओमी के कॉन्सर्ट में रिया की दी हुई ड्रेस पहनकर जल्दी से आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आई तो मुझे लगेगा कि अब हम शायद एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं तुम्हें और दुखी नहीं देखना चाहता। आदेश। ये पढ़कर अनुष्का को गुस्सा भी आता है और फिर उसके गुस्से से भरे चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान आ जाती है। वो कागज को अपने हाथ से मोड़ते हुए कहती है, डोंट वरी आदेश, मैं जरूर आऊंगी और जल्द ही तुम्हारे मेरे साथ न रहने के इस सपने को भी सच कर दूंगी। और हंसती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 99, एक दुल्हन ऐसी भी। अनुष्का जल्दी से रेडी होकर होटल से निकलती है। कार में बैठती हुई वो गुस्से में कहती है, ये मॉम भी ना, पता नहीं क्यों मुझे इतनी घटिया ड्रेस पहनकर जाने को कह दिया, और आदेश को भी उसी इस ड्रेस में क्या दिलचस्पी है। कितनी चीप ड्रेस है। आई हेट दिस। वहीं कॉन्सर्ट में ओमी के गानों पर लोग झूम रहे होते हैं। आदेश और वामिका एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। कुछ देर बाद ही कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है और लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। आदेश वामिका का हाथ थामे हुए बाहर की ओर बढ़ रहा होता है। तभी वामिका आदेश से कहती है, आदेश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आदेश मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। वामिका हैरानी से आदेश की ओर देखती है और पूछती है, मतलब क्या तुम्हें सब पता है? आदेश मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मुझे सब पता है। वामिका उसकी ओर एकटक देखती रहती है और फिर अचानक कुछ सोचकर कहती है, अच्छा तो बताओ, क्या पता है तुम्हें? आदेश मुस्कुराते हुए कहता है, यही कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए मेरे एक बार कहने से ही तुम यहाँ आ गई और तुमने ये ड्रेस भी पहन ली। वामिका आदेश की बात सुनकर मन ही मन सोचती है, ओह, तभी रिया ने मुझे ये ड्रेस पहनने के लिए दी। और फिर आदेश से कहती है, मगर मैं कुछ और, मतलब मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। आदेश कहता है, ठीक है, कहो। वामिका कहती है, प्लीज यहाँ नहीं, बाहर चलकर बात करें। आदेश कहता है, ठीक है, और वे लोग बाहर की ओर बढ़ते हैं। आदेश एग्जिट के पास आकर एकदम से चौंक जाता है और वामिका की ओर देखता है। वामिका भी आदेश को हैरान देखकर बाहर की ओर देखती है और अपना मुंह नीचे कर लेती है। आदेश धीरे धीरे कदम बाहर की ओर बढ़ाता है और वामिका भी उसके पीछे पीछे चलती जाती है। वहां पहुंचते ही उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अनुष्का होती है, जिसे देखकर आदेश बहुत हैरान है। अनुष्का वामिका को देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है और उसे इतना जोर का झटका लगता है कि वो खामोश हो जाती है। लेकिन आदेश को खुद को यूं घूरते देख वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और चुपचाप उन दोनों की ओर देखती रहती है। आदेश अनुष्का के पास जाकर पूछता है, कौन हो तुम? अनुष्का हैरानी से जवाब देती है, ये तुम क्या कह रहे हो आदेश? मैं तुम्हारी वाइफ अनुष्का, और कौन? आदेश कहता है, मेरी वाइफ तो यहाँ मेरे साथ है, तुम बताओ तुम कौन हो? अनुष्का आदेश के पास जाकर कहती है, मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ और ये कोई बहरूपिया है जो मेरी जगह ले रही है। आदेश कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि दोनों एक ही ड्रेस में होती हैं। वामिका के चेहरे पर नेचुरल ग्लो है जबकि अनुष्का मेकअप लुक में है। आदेश कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर तुम अनुष्का हो तो ये कौन है? तभी रिया आती है और कहती है, ये वामिका है। आदेश हैरान होकर वामिका और अनुष्का की ओर देखता है
आदिश रिया से पूछता है, तुम जानती हो इसे? तुम ये सब कैसे जानती हो? अगर ये वामिका है तो इसने ड्रेस और अनुष्का दोनों की ड्रेस सेम क्यों पहनी है? रिया कहती है, मुझे सब साफ साफ बताना होगा। अनुष्का गुस्से में सोचती है कि अगर वामिका ने आदिश को सब सच बता दिया तो समस्या होगी, उसे खुद कुछ करना पड़ेगा। वो आदिश के पास जाकर कहती है, आदिश मैं बताती हूँ तुम्हें सच क्या है। आदिश अनुष्का को ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, अनुष्का ये वामिका है, रिया सही कह रही है। वो आगे बताती है, ये मेरी हमशक्ल है। मुझे बस इतना पता है कि एंगेजमेंट के वक्त बहुत घबराई थी और कुछ दिन शहर से बाहर चली गई थी, तब इस लड़की ने मेरी जगह ले ली थी और खुद को अनुष्का समझने लगी थी। ये अच्छा हुआ कि सही टाइम पर मैं वापस आ गई और माँ को इसकी सारी असलियत पता चल गई। लेकिन इस लड़की ने हमें ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की और माँ ने इसे बहुत सारे पैसे देकर घर से निकाल भी दिया था। फिर वामिका की ओर गुस्से से देखते हुए कहती है, मगर ये चालबाज लड़की फिर से हमारी लाइफ में आना चाहती है, जो मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। वामिका के करीब जाकर उसे थप्पड़ मारने ही लगती है कि आदिश बीच में आ जाता है और अनुष्का से कहता है, ऐसे धोखेबाज लोगों से दूर रहना चाहिए, कब किसको धोखा दे दे पता ही नहीं चलता। और वामिका की ओर देखते हुए कहता है, इन लोगों की फितरत मैं अच्छे से जानता हूँ, जो पैसों के लिए किसी की भी फीलिंग से खेल सकती है। वामिका की आंखों में आंसू देख आदिश का दिल दहल जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। रिया गुस्से से आदिश से कहती है, तुम ये सब कैसे कह सकते हो आदिश, वामिका के बारे में, जबकि तुम। वामिका चुप रहने का इशारा करती है। आदिश कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड इस धोखेबाज के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की तैयारी कर रही थी। बहुत ही घटिया एक्ट्रेस को लिया तुमने, जिसमें एक भी क्वालिटी नहीं है और न ही कोई स्टैंडर्ड। अनुष्का मन ही मन मुस्कुराती है और आदिश से कहती है, प्लीज यहाँ से चलो आदिश, मुझसे एक पल भी यहाँ रुका नहीं जाएगा। फिर वामिका से कहती है, खेल तो तुमने बढ़िया खेला, मगर, और उसके कानों के पास जाकर कहती है, मगर ये भूल गई कि असली खिलाड़ी कौन है। फिर अनुष्का कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वामिका, और पैसे चाहिए थे तो मांग लेती, मगर ये सब कर तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। आदिश के दिल को भी चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें एक पल को माफ भी कर देती, मगर आदिश का दिल दुखाने के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझी तुम? फिर आदिश के हाथ को पकड़कर वहां से चली जाती है। आदिश बेचैन सा हो वामिका की नम आंखों में देखता है और उसकी आंखें भी नम हो जाती है, लेकिन अनुष्का आदिश के हाथ को पकड़कर वहां से चली जाती है। रिया गुस्से से वामिका की ओर देखते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आता किस मिट्टी की बनी हो तुम। वो कितना कुछ बोल गई तुम्हारे बारे में और तुम हो कि अपनी सफाई भी नहीं दे सकी। मैं इस अनुष्का को नहीं छोड़ूंगी और अभी जाकर आदिश को सब सच बता दूंगी कि धोखा तुमने नहीं बल्कि इस अनुष्का और उसकी माँ ने उसे दिया है। जैसे ही रिया मुड़ने लगती है, वामिका उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं रिया, तुम कुछ भी नहीं कहोगी, प्लीज। वामिका की बात सुनकर रिया रुक जाती है। वामिका कहती है, ये सब होना ही था, लेकिन मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। वो इस गलतफहमी की दीवार को खुद ही तोड़कर मुझ तक पहुंच जाएगा। बस अब मुझे इंतजार है उस पल का जब आदिश के सामने खुद सारी सच्चाई आ जाएगी। और फिर मुस्कुराकर रिया की ओर देखती है, फिर तुम देखना, मैं और तुम, हम दोनों मिलकर उससे हमें दुख पहुंचाने का बदला लेंगे। एक बार फिर रोमी के कॉन्सर्ट में जाएंगे और बड़ी पार्टी लेंगे उससे, और उसे तब तक माफ नहीं करेंगे जब तक वो थक नहीं जाता हमारे काम करते करते। रिया वामिका की ओर मुस्कुराते हुए कहती है, तुमसे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ वामिका, और आज एक चीज और सीख ली, प्यार पर भरोसा रखने के साथ साथ उसे स्वतंत्र छोड़ देना। तभी सुभी, रैना जी और आदि वहां आ जाते हैं। आदि मुस्कुराते हुए वामिका से पूछता है, कैसा रहा आपके फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट मामा? वामिका आदि के पास जाकर कहती है, बहुत अच्छा रहा आदि। और तुम बताओ बच्चे, तुमने अपनी राइड्स के मजे लिए? मॉल में क्या क्या किया? और नानी और मासी को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? वो आदि की शर्ट और बालों को ठीक करते हुए पूछती है। आदि गर्दन हिलाकर कहता है, नहीं मम्मा, मैंने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, आप मासी से पूछ सकती हो। वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, चलो आप सबको आइसक्रीम खिलाती हूँ। सभी लोग आइसक्रीम पार्लर की ओर जाते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद वे होटल की ओर लौटते हैं और डिनर के बाद सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 100, एक दुल्हन ऐसी भी। आदिश और अनुष्का होटल पहुंच जाते हैं। अनुष्का आदिश का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ आदिश, तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा जब खुद की बेस्ट और चाइल्डहुड फ्रेंड धोखा दे, लेकिन मेरा यकीन मानिए आदिश, तुम्हारे साथ हमेशा मैं ही रही हूँ। वो लड़की, उसने बस 2 दिन के लिए मेरी जगह ली थी। जब उसकी असलियत माँ के सामने आई तो उन्होंने उसे वहां से निकाल दिया था। तुम्हारे साथ शादी करने का फैसला मेरा था। मेरे प्यार की वजह से ही आज तुम और मैं साथ हैं, वो लड़की नहीं। तो तुम उसके बारे में इतना मत सोचो और खुद को इतना हर्ट मत करो। होटल रूम में आते ही आदिश अनुष्का का हाथ खुद से दूर करता है और बिना कुछ कहे वॉशरूम की ओर चला जाता है। वॉशरूम में पहुंचकर वो आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे वो लड़की धोखा नहीं दे सकती। जो कनेक्शन आज मैंने वामिका के साथ महसूस किया वो कभी अनुष्का के साथ नहीं लगा, जबकि वो 3 साल से मेरे साथ थी और मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। वो एक्सीडेंट, और फिर सोचते हुए, ओह, तो उस लड़की के साथ मिलकर रिया ने ही अनुष्का का एक्सीडेंट करवाया था और खुद भी चोटिल होने का ड्रामा किया। आदिश सोचता है, क्या सच है क्या झूठ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब उस लड़की को देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई, और जब उसकी आंखें नम हुई तो मुझे इतना दर्द हुआ। क्यों? आखिर क्यों उसकी तकलीफ से मुझे तकलीफ हुई? अगर उसने सिर्फ 2 दिन ही अनुष्का की जगह ली थी तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो हर जगह मेरे साथ थी? ये मेरे लिए एक पहेली बन गई है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने सच्चे प्यार को मुझे ही पहचानना है। इसका मतलब वो यही कहना चाह रही थी कि अनुष्का नहीं, वामिका मेरा सच्चा प्यार है। लेकिन वो लड़की जो सिर्फ और सिर्फ मुझे धोखा दे रही थी,
अगर उसे सच में मुझसे प्यार होता तो वो मुझे इन 3 सालों में कभी भी सच बता सकती थी, तब भी जब वो मेरे साथ थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और आज भी वो मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत के कारण ही मेरे पास वापस आई है। वो शावर ऑन कर देता है और उसके नीचे खड़ा हो जाता है, मन ही मन सोचते हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। अगर अनुष्का भी सब सच जानती थी तो वो भी मुझे बता सकती थी, पर उसने आज तक कुछ नहीं कहा। इधर अनुष्का अनुपमा जी को कॉल करती है और आज जो कुछ भी हुआ सब उन्हें बता देती है। ये सुनकर अनुपमा जी के पैरों तले से जमीन खसक जाती है। वो अनुष्का से चौकन्ना रहने को कहती है और साथ ही किसी को वामिका के पीछे लगाने की बात करती है ताकि पता चल सके कि वो किस मकसद से आई है। अनुपमा जी कुछ प्लान करती है और फोन रख देती है। अनुपमा जी अपने रूम में गुस्से से वामिका के बारे में सोचती है और गिलास फर्श पर जोर से फेंक देती है। वो कहती है, अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब आदेश भी जिंदा होगा। इतने साल तुम हमारी नजरों से कैसे बच सकती हो वामिका? और आदेश? चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए वो सोचती है, अगर आदेश ठीक होता तो वो जरूर हमारे पास आने की कोशिश करता और आदेश को भी हमारी असलियत पता चुका होता। इसका मतलब या तो वो अभी भी कोमा में है या फिर मर चुका है। लेकिन दोनों ही सूरतों में तुमने मेरा ही फायदा किया है वामिका, और खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। वामिका और बाकी लोग घर पहुंच जाते हैं और थके होने की वजह से सोने चले जाते हैं। वामिका आदि को सुलाकर बाहर बनी गार्डन एरिया में आती है और कहती है, आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय से कोई बोझ अपने कंधे और दिल पर लेकर घूम रही थी। तभी रिया उसके पास आकर पूछती है, वामिका तुमने आदेश को अनुष्का का सच क्यों नहीं बताया? क्यों तुम खुद भी चुप रही और मुझे भी चुप रहने को कह दिया? बोलो, बताओ, ऐसी भी क्या वजह थी? वामिका रिया की ओर देखकर मुस्कुराती हुई कहती है, मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर यही सच था रिया। उस समय अगर मैं अपनी सफाई में कुछ भी आदेश से कहती तो वो मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं करता और इस वजह से एक बार फिर अनुष्का जीत जाती। लेकिन अब आदेश को खुद ही सारी सच्चाई का पता लगाना होगा। उसे सब पता करना होगा कि उसका सच्चा प्यार कौन है और उसे किसने धोखा दिया है। और तुम तो अपने दोस्त को जानती ही हो, वो अकड़ू होने के साथ साथ कितना बिजनेस माइंडेड है। तो अगर उसे खुद के नुकसान का जरा भी एहसास हो जाएगा तो वो उस नुकसान की जड़ तक पहुंच जाएगा जहां से उसे नुकसान हुआ है। और अब ये फैसला उसका खुद का है, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि उसे सब पता चल जाए। बाकी अगर भगवान हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अब मैं खुद की सफाई में एक शब्द भी नहीं कहूंगी। जितना मैं बता सकती हूँ उतनी मैंने कोशिश की, पर अब और नहीं। अगर वो सच में मुझसे प्यार करता होगा तो वो खुद ही सारी असलियत जान जाएगा, नहीं तो हम अपनी लाइफ जी ही रहे हैं। ये कहकर वामिका घर के अंदर चली जाती है। रिया उसके जाने के बाद मन ही मन सोचती है, तुम कितना भी मुस्कुरा लो वामिका, पर अपना दर्द मुझसे नहीं छुपा पाओगी। तुम जो कर रही हो वही करो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें आदेश की तकलीफ से ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन मैं आदेश को जानती हूँ, वो हमेशा सबूतों पर विश्वास करता है। आज उसे तुमसे मिलाकर मैंने उसे पहला सबूत दे दिया है अनुष्का के खिलाफ, और जल्द ही मैं उसे अनुष्का और अनुपमा जी की सारी असलियत भी बता दूंगी। जब तक सारी असलियत आदेश के सामने नहीं आ जाती तब तक वो तुम्हें ही दोषी मानेगा, और मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें उसकी नजरों में गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि सच्चाई पता चलने पर वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। और मैं अपना प्यार तो नहीं निभा पाई, पर आदेश के साथ अपनी दोस्ती जरूर निभाना चाहूंगी, और मैं तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ में नहीं देखना चाहती। तुमने जितना सहा है ना वामिका, उतना कोई नहीं सह सकता। तुम सच में बहुत प्यारी, नेक और सच्ची लड़की हो, जो तुम्हारी चेहरे पर भी झलकता है। यही तुम्हारी पहचान भी है, जो सब में सिर्फ खुशियां ही बांटती है। अगले दिन सुबह से ही वामिका को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा होता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती। आदेश भी पूरी रात नहीं सो पाया था, तो कुछ पल के लिए उसकी आंख लग जाती है। उसकी आंख लगते ही अनुष्का किसी को कॉल कर बाहर मीटिंग के लिए बुलाती है और जल्दी से तैयार हो होटल से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद रिया के पास डॉक्टर स्मिथ का कॉल आता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि आज आदेश ने थोड़ा रिस्पॉन्स दिया है, आप और वामिका जी चाहे तो उनसे आकर मिल सकते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आदेश जी बिल्कुल सही हो जाए। ये सुनकर रिया खुश हो जाती है और डॉक्टर को थैंक यू कहकर फोन रख देती है। फिर वो जल्दी से वामिका के पास आती है और कहती है, वामिका अभी अभी डॉक्टर स्मिथ का कॉल आया था, आज आदेश ने थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया है, डॉक्टर ने हमें एक बार मिलने को बुलाया है। ये सुनकर वामिका खुश हो जाती है और भगवान को धन्यवाद कर कहती है, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। रिया मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, जब तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, और रिया वहां से बाहर चली जाती है। इधर अनुष्का ने एक डिटेक्टिव को हायर किया है और उसे वामिका की फोटो और सारी डिटेल्स देती है। डिटेक्टिव से कहती है, काम आज से ही शुरू हो जाना चाहिए और वामिका पर पूरी नजर रखना, वो कहाँ जा रही है और किससे मिल रही है, और हाँ, मुझे उसकी पल पल की खबर मिलनी चाहिए। बाकी तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। डिटेक्टिव कहता है, जी मैम, आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, मैं बहुत ही आसानी से उस लड़की के बारे में सब पता लगा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अनुष्का मन ही मन सोचती है, बहुत जल्द ही मुझे तुम्हारे बारे में सब पता लग जाएगा वामिका। और मुस्कुराती है। आदेश नींद में बड़बड़ाता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। और फिर चौंक कर उठ जाता है। पूरे कमरे में चारों ओर नजर घुमाता है, लेकिन उसे अनुष्का कहीं नजर नहीं आती। आदेश सोचता है, अनुष्का कहाँ गई? मुझे रणवीर को कॉल करना चाहिए और वामिका के बारे में पता करना चाहिए, और साथ ही मुझे अनुष्का के बारे में भी पता करना होगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 101, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। आदेश जल्दी से उठता है और रणवीर को कॉल करता है। वो रणवीर से एंगेजमेंट से लेकर अब तक की अनुष्का और अनुपमा जी की सारी डिटेल्स निकालने को कहता है। साथ ही वो अनुष्का और रिया के एक्सीडेंट के बारे में भी पता लगाने को कहता है। फोन रखकर आदेश वॉशरूम की ओर आता है और जल्दी से तैयार होकर बाहर आता है।
फिर वो रिसेप्शन पर कॉल करके पूछता है कि अनुष्का कहाँ है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि अनुष्का मैम सुबह ही कहीं चली गई थी और उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है कि वो किसी जरूरी काम से जा रही हैं और जल्दी वापस आ जाएंगी। आदिश कहता है ठीक है और फोन रख देता है। आदिश खुद से बात करते हुए कहता है बहुत भरोसा कर लिया दूसरों पर, अब और नहीं, अब मैं खुद ही सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। फिर वो सोचता है कि सबसे पहले उसे रिया को कॉल करना चाहिए क्योंकि उसे सब पता है और शायद उस समय कॉन्सर्ट में रिया उसे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन वामिका ने उसे रोक लिया। आदिश रिया को कॉल करता है और शाम को सिटी मॉल में मिलने को कहता है। फोन रखकर वो जल्दी से होटल रूम से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर अनुष्का को कॉल करने ही लगता है कि तभी अनुष्का आ जाती है। अनुष्का आदिश को तैयार देखकर थोड़ी चौंक जाती है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि आदिश अब उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं दिख रहा, जो कि उसके लिए खतरे की घंटी थी। वो आदिश की ओर जाकर पूछती है तुम ठीक हो? आदिश उसकी ओर देखता है और जवाब देता है हाँ बिल्कुल, तुम तैयार हो? हमें अभी कहीं जाना है और ये बहुत ही अर्जेंट है, तो जल्दी करो। अनुष्का बिना कोई एक्सप्रेशन दिए कहती है हाँ चलो मैं तैयार हूँ। आदिश कहता है गुड, और दोनों जल्दी से कार में बैठकर कहीं निकल जाते हैं। कुछ देर बाद आदिश और अनुष्का हॉस्पिटल न्यू लाइफलाइन के सामने पहुंचते हैं। अनुष्का हॉस्पिटल देखकर परेशान हो जाती है और आदिश की ओर हैरानी से देखती है। अब तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आदिश मुस्कुराकर कहता है कुछ नहीं जान, मॉम ने कहा था कि तुम्हारी तबीयत के बारे में यहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट कर लूं, बस और कुछ नहीं, इसलिए मैं तुम्हें भी अपने साथ ले आया। अब तुम खुद डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता सकती हो। अनुष्का हड़बड़ाते हुए कहती है पर मुझे बताना चाहिए था ना पहले कि हम यहाँ आ रहे हैं, और मॉम के कहने से क्या होता है, वो इतनी दूर बैठी हैं, उन्हें क्या पता मेरी तबीयत कैसी है और कैसी नहीं। आदिश मुस्कुराते हुए कहता है अरे तुम चलो तो सही जान, और वो थोड़ी जबरदस्ती कर अनुष्का को अपने साथ हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। उधर रिया और वामिका पहले से ही वहाँ होती है और डॉक्टर स्मिथ से मिलकर बाहर आ रही होती है। फिर दोनों आदिश और अनुष्का को देखकर आदिश की नजर वामिका पर पड़ती है। आदिश मन ही मन सोचता है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। फिर उसे याद आता है कि रिया की मेड ने बताया था कि रिया मैम अपनी फ्रेंड और उनके हस्बैंड को न्यू लाइफलाइन हॉस्पिटल लेकर गई है। आदिश सोचता है तो इसका मतलब। अनुष्का आदिश की ओर देखती है और पूछती है अब क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों रुक गए? आदिश जवाब देता है कुछ नहीं चलो, और दोनों डॉक्टर के कैबिन की ओर बढ़ते हैं। अंदर डॉक्टर विलियम पहले से ही बैठे होते हैं। वो आदिश की ओर देखकर कहते हैं आइए मिस्टर सिंघानिया, और फिर अनुष्का की ओर देखकर कहते हैं हेलो मिस्टर सिंघानिया। आदिश डॉक्टर की ओर देखते हुए कहता है डॉक्टर ये अनुष्का की रिपोर्ट्स हैं। डॉक्टर मुस्कुराकर रिपोर्ट्स ले लेता है और कुछ देर स्टडी करने के बाद अनुष्का की ओर देखता है। अनुष्का उसे गुस्से से घूर रही होती है। डॉक्टर आदिश से पूछता है इन्हें ये बीमारी कब से है? आदिश जवाब देता है एक्चुअली 3 साल पहले अनुष्का का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में हमने हमारे होने वाले बच्चे को खो दिया था। मतलब उस वक्त अनुष्का प्रेग्नेंट थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बिखर गया और अनुष्का को भी इसका बहुत गहरा सदमा लगा, जिससे वो डिप्रेशन में रहने लगी। वहाँ पर डॉक्टर शर्मा उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट के कारण अनुष्का में काफी चेंजेस आए हैं। उन्हीं के सजेशन पर हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले भी अनुष्का की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। प्लीज जो भी अनुष्का के साथ हो रहा है वो फिर से ना हो, मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता। डॉक्टर विलियम आदिश से कहता है मिस्टर सिंघानिया मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। आदिश उत्तर देता है या श्योर डॉक्टर। वो अनुष्का को डॉक्टर के साथ छोड़कर बाहर आ जाता है। डॉक्टर आदिश से कहता है सर मुझे नहीं लगता कि आपकी वाइफ डिप्रेशन में है, उनके केस के अनुसार कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं। आदिश कहता है नहीं डॉक्टर वो डिप्रेशन में है, मैंने देखा है उसे परेशान होते हुए, सो प्लीज आप उसका चेकअप अच्छे से कीजिए। डॉक्टर आदिश की बातों से थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कैसा अजीब आदमी है, अभी कुछ देर पहले ही मुझे अपनी वाइफ के लिए ये सब कहने को कहा और जब मैंने कहा तो मुझे दोबारा चेकअप करने को कह रहा है। डॉक्टर कहता है ठीक है मैं करता हूँ, और दोनों अंदर लौटते हैं। डॉक्टर विलियम अनुष्का से कहता है आइए आपके कुछ टेस्ट करने हैं, और उसे टेस्टिंग रूम की ओर ले जाता है। अनुष्का डॉक्टर को और फिर आदिश को गुस्से से देखती है, लेकिन फिर टेस्टिंग रूम की ओर चली जाती है। आदिश चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए सोचता है तुम्हें क्या लगा मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया जब तुम अपनी माँ से बात कर रही थी और जब तुम डॉक्टर और मेरी बात सुन रही थी? मैं जानता हूँ अनुष्का तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ कुछ गड़बड़ है, और अब मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगा, लेकिन पहले मुझे वामिका को देखना होगा, वो यहाँ पर क्या कर रही है। आदिश डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकलकर उसी दिशा में जाता है जहाँ उसने वामिका को जाते हुए देखा था। आदिश एक एक रूम को चेक करता हुआ आगे बढ़ता है और अचानक रुक जाता है। वो पीछे जाकर उस रूम की ओर आता है जहाँ वामिका होती है। आदिश दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और धीरे से अंदर झांक कर देखता है। वामिका किसी से बात कर रही होती है, लेकिन आदिश को ना तो वामिका का चेहरा नजर आता है और ना ही उस पेशेंट का। वो वहीं रुककर उनकी बातें सुनता है। वामिका कह रही है देखो अब तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, मैंने पहले ही उसे प्रॉमिस कर दिया है कि तुम्हारे ठीक होते ही हम एक साथ रहेंगे, और डॉक्टर ने भी कहा है कि कुछ दिनों में तुम पहले की तरह चलने फिरने लगोगे। पर हाँ मुझसे ज्यादा समझदारी की उम्मीद मत करना, ओके? वैसे भी मैं अब एक एंटरप्रेन्योर हो गई हूँ, होटल्स की चेन स्टार्ट करने वाली हूँ, तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और फिर वामिका उसके चेहरे को कपड़े से साफ करते हुए और बालों को सेट करते हुए कहती है अब लग रहे हो ना पहले की तरह? अच्छा मैं अभी आती हूँ, तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहना। वामिका रूम से बाहर निकल जाती है और आदिश दीवार की आड़ लेकर छुप जाता है। जैसे ही वामिका बाहर निकलती है आदिश उस कमरे की ओर जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसका एक्सप्रेशन बदलने लगता है और वो हैरान होकर सोचता है आदिश जिंदा है, लेकिन उसकी कार का तो एक्सीडेंट हुआ था। हाँ अनुष्का और उसकी माँ ने तो यही बताया था। अगर आदिश जिंदा है तो एक्सीडेंट कैसे, और वामिका इसके साथ क्या कर रही है? तभी वामिका वापस आती है और बिना आदिश की ओर ध्यान दिए कहती है आदिश अब मैं हर रोज यहाँ आ सकती हूँ, मैंने डॉक्टर से इस बारे में परमिशन भी ले ली है,
और तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी भी अब से मेरी है। आदेश वामिका की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। वामिका की ओर ध्यान देते हुए आदेश कहता है, क्या तुम्हारा भाई? अनुष्का की ओर देखता है और कहता है, ये सुनो, नाटक मत करो, मेरे भाई की तो एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आदेश के सामने से हट जाता है और अनुष्का को आदेश की ओर देखने का इशारा करता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 102, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। अनुष्का आदेश के हटते ही आदेश की ओर हैरान होने का नाटक करती है और अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है, आदेश, तुम जिंदा हो? वो आदेश के पास जाती है। वामिका उसे दूर रहकर आदेश की देखभाल करने की सलाह देती है। दूर रहो, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अनुष्का गुस्से से वामिका की ओर देखती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरा भाई है। वामिका जवाब देती है, मुझे पता है, और वो भी सौतेला। तुम यही कहती हो ना? तो कृपया इतना अच्छे होने का नाटक मेरे सामने मत करो। जल्दी से यहाँ से उठो और कमरे से बाहर जाओ, वरना मजबूरन मुझे ही तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर करना पड़ेगा। अनुष्का गुस्से में कहती है, तुम होती कौन हो मुझे उठाने वाली? वामिका उत्तर देती है, मैं जो भी हूँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं रुक सकती, समझी? तो जाओ यहाँ से अभी और अपने इस पति को भी लेकर जाओ। कब से खड़े खड़े मुझे ही घूर रहा है। आदेश की आंखें चौड़ी हो जाती है और अनुष्का गुस्से से कहती है, चलो जान, इस अनपढ़ गंवार और बदतमीज लड़की से बात करने की या देखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, चलो यहाँ से। वो आदेश का हाथ पकड़कर बाहर की ओर निकलती है, लेकिन वामिका धमकी देती है, धमकी किसी और के लिए संभाल कर रखना, समझी? मैं यानी वामिका तुमसे नहीं डरने वाली और न कभी डरेगी, तो निकलो। वामिका आदेश की तरफ मुंह कर लेती है और अनुष्का आदेश का हाथ पकड़कर तेजी से रूम से बाहर निकल जाती है। इधर वामिका नोटिस करती है कि आदेश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। वो मुस्कुराकर आदेश की ओर देखती है। आज आदेश को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। आज पहली बार वो उसी वामिका को देख रहा था जिससे वो 3 साल पहले मिला था, मासूम और निडर, जो किसी भी बात का जवाब सीधे देती थी और अकड़ती जैसे कोई राजकुमारी हो। आदेश ये सब महसूस कर रहा था और मन ही मन वामिका को धन्यवाद दे रहा था, जिसने सही समय पर उसकी जान बचाई। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। आदेश अब खुद भी जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था, क्योंकि उसने वामिका को इन 3 सालों में बहुत सी तकलीफों में अकेले लड़ते हुए देखा था। दादी, आदेश और उसकी नन्ही जान आदि, वामिका ने अकेले ही तीनों को संभाला और काम भी किया। आज वो जिस मुकाम पर पहुंची थी, उसके लिए उसने बहुत सी तकलीफें उठाई और सभी को अकेले पार किया। आदेश ने उसे हमेशा दुख में मुस्कुराते हुए ही देखा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वामिका की असलियत इन 3 सालों में कहीं खो गई थी और वही कारण था कि आदेश अंदर ही अंदर परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी तकलीफों का कारण कहीं न कहीं वो खुद भी है, जिससे उसकी तबीयत में सुधार नहीं आ पा रहा था। मगर आज जो कुछ भी हुआ, उससे आदेश में एक नई उम्मीद जगी है कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर आदेश, अनुष्का और अनुपमा जी का सारा सच बता देगा। फिर वामिका, आदेश और आदि तीनों एक साथ एक परिवार की तरह हो जाएंगे। आदेश मन ही मन सोचता है, ये तो वही है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मेरी शादी अनुष्का से नहीं बल्कि वामिका से हुई थी। हाँ, तभी मुझे वामिका से कहीं ना कहीं कनेक्शन महसूस हो रहा था, लेकिन देखो कितनी अकड़ रही थी। देखा ही तो था उसे, कुछ कहा नहीं, शायद भूल गए कि मैं आदेश सिंघानिया हूँ। फिर आदेश मुस्कुराते हुए वामिका के साथ बिताए अपने सारे पलों को याद करता है। वो सोचता है, वामिका ही थी जिसने मुझे अंधेरों से उजालों की तरफ मोड़ा, प्यार को मेरी जिंदगी में लाया, वरना मैंने हर खुशी, यहाँ तक कि अपनों के लिए भी, अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर ली थी, लेकिन उसने ही प्यार और हर खुशी को मेरी ओर मोड़ा। मेरी चारों ओर बनी दीवार को तोड़कर सारी खुशियां एक पल में मेरे पास ले आई। लेकिन उसने झूठ क्यों बोला? ये सोचते हुए उसे फिर से वामिका पर गुस्सा आने लगता है। आदेश मन ही मन कहता है, बेवकूफ लड़की, अगर तुम मुझे एक बार भी बता देती अपने बारे में, तो भी मैं तुम्हें ही चुनता, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार वही है, ना कि अनुष्का। मैं तुम्हें ही चुनता, क्योंकि तुम ही सब कुछ हो और रहोगी मेरे लिए। अनुष्का मन ही मन सोचती है, ओह, तो इस वामिका ने आदेश को भी बचा लिया और खुद भी बच गई, यानी कि माँ का कहना बिल्कुल सही था। पर तुम ज्यादा देर तक नहीं बचोगी वामिका। इंडिया आते ही तुम्हें आदेश को इतने साल किडनैप रखने के जुर्म में जेल की सजा दिलवा दूंगी। और मुझे अच्छे से पता है कि आदेश अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, तो उसे अपनी तरफ करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। अगर आदेश फिर भी नहीं माना, तो अब की बार असली में जान जाएगी उसकी, पहले तुम्हारी, क्योंकि तुम मर गई तो वो अपने आप मर जाएगा, और फिर मुझे माँ को बताना पड़ेगा कि आदेश जिंदा है और वामिका के साथ ही है। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी वामिका, कभी नहीं। रिया आदेश की रूम की ओर आती है और पूछती है, क्या हुआ वामिका, तुम ठीक हो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आदेश और अनुष्का को यहाँ से बाहर जाते देखा, सब ठीक तो है? वामिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ सब ठीक है। फिर वो रिया को सारी बात बता देती है। सुनकर रिया हंसने लगती है और वामिका से कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया, कम से कम आदेश को तो बख्श देती। वामिका हंसते हुए कहती है, उसे कैसे बख्श दूं? आखिर पति है मेरा, इन 3 सालों का बदला तो मैं उससे लेकर ही रहूंगी। वो हंसती है और रिया भी हंसती है। वामिका नकली गुस्सा दिखाते हुए कहती है, 3 साल में वो ये नहीं समझ सका कि उसकी शादी किससे हुई थी और उसकी वाइफ कौन है। जहाँ मुझे सब कुछ आता है, वहीं उस अनुष्का को मेकअप के अलावा कुछ नहीं आता। बेचारे मेरे आदेश के साथ क्या क्या करती होगी पता नहीं, उसे अच्छा खाना देती भी होगी या फिर वही पुराना घास फूस देती होगी। रिया हंसते हुए कहती है, चलो उन्हें छोड़ो, अपनी बताइए मिसेस सिंघानिया, घर चले, मुझे कहीं जाना है इसलिए आपको ड्रॉप कर दूं। वामिका रिया से कहती है, हाँ चले, बस 1 मिनट। फिर आदेश के पास जाकर कहती है, देखो आदेश, ये मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर अब कहीं गुम नहीं होनी चाहिए, कल वापस आऊंगी, ठीक है? अपना ध्यान रखना। आदेश वामिका की ओर देखते हुए अपनी पलकें झपकाता है
वामिका खुश होकर कहती है थैंक यू सो मच मेरी बात का जवाब देने के लिए। ठीक है, जल्दी जाकर जल्दी आती हूँ। फिर वो रिया के साथ वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वामिका घर पहुंचती है और आदि को आवाज देती है कैसा है मेरा बच्चा? आप कहाँ हो आदि? आदि मुस्कुराते हुए भागकर उसके पास आता है और कहता है मैं यहाँ हूँ माँ, और आपको पता है रेहान भी आया है। वामिका खुश होकर पूछती है रेहान आ गए क्या? आदि जवाब देता है हाँ, वो नानी और मौसी के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। वामिका हॉल की ओर आती है और देखती है कि रेहान सच में घर पहुंच गया है। वो मन ही मन सोचती है बेचारी रिया रेहान को एयरपोर्ट पर ढूंढ रही होगी, उसे क्या पता कि रेहान खुद ही घर आ गए हैं। कॉल कर बताती हूँ। वामिका रिया को कॉल करती है लेकिन कॉल पिक नहीं होती। वो रिया को मैसेज छोड़ती हुई कहती है कॉल मी बैक। फिर वामिका रेहान की ओर आकर कहती है हाय रेहान, आप यहाँ? आई मीन आपने कॉल नहीं किया रिया को? वो आपका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही होगी। रेहान जवाब देता है मुझे लगता है रिया वहाँ नहीं होगी, मैंने उसे कॉल कर पहले ही बता दिया था कि मैं अपने आप घर आ जाऊंगा। वामिका कहती है ओह, पर उसने मुझे नहीं बताया, शायद जल्दी में भूल गई होगी। चलो वो आएगी तो बता देगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी भाग 103 एक दुल्हन ऐसी भी राज। वामिका रेहान से बात करते हुए सोफे पर आकर बैठ जाती है। रेहान वामिका की ओर देखता है और कहता है आदेश की तबीयत में कुछ सुधार हुआ या फिर? वामिका कहती है अच्छा हुआ तुमने बात शुरू की, मैं तो भूल ही गई थी। पता है दादी माँ, आज आदेश ने अपनी पलकें झपकाई और उसके चेहरे पर मुस्कान भी नजर आई। और डॉक्टर कह रहे थे कि ये सब गुड साइन है, आदेश जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और अब आदेश खुद से भी ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। रेना जी मुस्कुराते हुए कहती है अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, आदेश जल्द ठीक हो जाए, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। रेना जी ये कहते कहते रुक जाती है क्योंकि वामिका उनकी ओर ही देख रही होती है। उधर रेहान भी ये सुनकर उन दोनों की ओर देखता है और फिर रेना जी से पूछता है क्या हुआ दादी, कुछ बात हुई है क्या? रेना जी रेहान की ओर देखकर कहती है नहीं नहीं बेटे, कोई बात नहीं है, वो तो बस इसलिए कि अब घर की याद आ रही है। ये सुनकर रेहान कहता है कोई बात नहीं दादी, आप मेरे साथ ही वापस चली चलना और वामिका यहाँ रिया के साथ रह लेगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वामिका? रेहान उसकी ओर देखकर पूछता है। वामिका कहती है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि रिया ने मेरी काफी हेल्प की है। रेहान कहता है ठीक है, और फिर सब बातें करने लगते हैं। वामिका किचन में जाकर सबके लिए कॉफी बनाने लगती है। शाम के 5 बजे रिया सिटी मॉल पहुंच जाती है और आदेश का वेट करती है। आदेश मॉल में बने रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां रिया पहले से ही मौजूद होती है। आदेश रिया की ओर देखता है और कहता है आई एम सॉरी रिया, मुझे थोड़ा लेट हो गया। रिया मुस्कुराती हुई कहती है कोई बात नहीं, वैसे आज पहली बार आदेश सिंघानिया अपने दिए टाइम से पूरे 10 मिनट लेट है, चलो बैठो। आदेश पास की चेयर पर बैठते हुए कहता है कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हें सॉरी कहना था। और वो और फिर चुप हो जाता है। रिया उसकी ओर देखकर कहती है हाँ बोलो आदेश, उसका नाम वामिका ही है। आदेश पूछता है पर तुम उसे कब से और कैसे जानती हो रिया, और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? रिया कहती है ये सब मैं तब से जानती हूँ जब तुम और वामिका शादी करने वाले थे। उसी वक्त मुझे पता चल गया कि अनुष्का और उसकी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्लान बना रखा है। उन्होंने अनुष्का की हमशक्ल यानी वामिका को इस्तेमाल किया। उन्होंने वामिका की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे ये काम करने के लिए मजबूर कर दिया। वामिका ही थी जो अनुष्का बनकर हर पल तुम्हारी साथ थी। अनुपमा जी चाहती थी कि वामिका और तुम शादी कर लो और तुम्हारे परिवार पर लगे श्राप के अनुसार तुम्हारी पहली पत्नी मर जाएगी, तो वामिका की मौत के बाद वो आसानी से उसकी जगह अनुष्का को ले आती। और तुम्हें या किसी और को कभी ये पता ही नहीं लगता कि आखिर श्राप सच क्यों नहीं हुआ। सबको यही लगता कि तुम और अनुष्का एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हो, इसलिए तुम दोनों साथ हो। और वामिका के बारे में कोई कभी जान ही नहीं पाता। मैंने ये बात रीता आंटी को बताई थी, उन्हें भी सब पता था और वो अनुपमा जी से बात करने भी गई थी। पर पता नहीं वहां उन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने तुम्हें मुझे कुछ ना बताने को कह दिया। और उसके बाद अनुष्का और मेरा एक्सीडेंट हुआ। वो भी अनुष्का ने जानबूझकर किया था क्योंकि उसे तुम्हारी बार बार उसके करीब आने और पुरानी बातों को याद दिलाने से बचना था। वो ना तो तुमसे कोई प्यार करती थी और ना ही उसे तुम्हारी कोई फिक्र थी, बल्कि सिर्फ पैसों के लिए ही वो और उसकी माँ तुम्हारे साथ थी। उन्होंने तो आदेश को भी मारने की कोशिश की क्योंकि अनुपमा जी को पता चल गया था कि वामिका उनकी कार की डिक्की में है और उन्होंने उसे कार समेत ही गहरी खाई में फेंक दिया। इधर रिया आदेश को एक एक बात याद दिला रही थी, वहीं आदेश के हाव भाव बदल रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सबने मिलकर उसके साथ धोखा किया। अनुष्का और अनुपमा जी तो बाहर ही थे पर उसकी माँ ने भी उसे कुछ नहीं बताया और वो मन ही मन सोच रहा था आप मुझे धोखा दे सकती हैं, ये बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ माँ। आपकी ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आपने उन लोगों का साथ दिया? रिया आदेश की ओर देखकर पूछती है क्या सोच रहे हो आदेश? आदेश उसकी ओर देखकर कहता है कुछ नहीं रिया, सच में तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैंने तुम पर ही शक किया। रिया कहती है ये सब सच है आदेश, और ये भी सच है कि मैं ये सब तुम्हें उस वक्त इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, बल्कि उस वक्त मैं तुम्हें ये सब इसलिए बताना चाहती थी ताकि तुम अनुष्का को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम और मैं ही एक दूसरे के लिए बने हैं और सिर्फ मैं ही तुम्हारे बराबर और लायक हूँ। मैं खुद को बहुत ही स्मार्ट समझती थी और रीता आंटी ने भी मुझे यही प्रॉमिस किया था कि वो अनुष्का से तुम्हारी शादी इसलिए करवा रही हैं ताकि बाद में तुम्हारी शादी मुझसे हो सके। मुझे माफ कर दो आदेश, उस वक्त मैंने भी रीता आंटी का साथ दिया। आदेश ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है कोई बात नहीं रिया, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया। रिया आदेश की ओर देखती है और कहती है एक बात कहूँ आदेश, वामिका सच में बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की है। वो अब भी सिर्फ तुमसे प्यार करती है। हाँ ये सच है कि पहले वो सिर्फ अपनी मजबूरी के कारण तुम्हारे सामने अनुष्का बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन जब से उसे तुमसे प्यार हुआ वो हर पल तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहती थी
मगर बता नहीं सकी। यहाँ तक कि शादी के बाद भी उसे जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन आदेश ने उसे बचा लिया और वामिका की जगह खुद अनुपमा जी के निशाने पर आ गया। गोली लगने की वजह से वो कोमा में चला गया। आदेश, थैंक यू सो मच रिया, मुझे सब सच बताने के लिए। रिया, इट्स ओके आदेश, पर मुझे लगता है कि रीता आंटी को भी इन लोगों ने ब्लैकमेल किया हुआ है, तभी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, जबकि वे अच्छे से जानती है कि अनुष्का तुम्हारी पत्नी नहीं है। ये सुनकर आदेश रिया से कहता है, मैं इस बात का पता लगा लूंगा रिया, बल्कि मैंने रणबीर को पहले ही बोल दिया है कि वो सब पता लगाए, तुम चिंता मत करो। इधर अनुपमा जी, जो आदेश और वामिका के कारण बौखलाई हुई होती है, अपने वकील को फोन कर घर बुलाती है। इसके बाद आदेश रिया से बात करने के बाद होटल के लिए निकलने लगता है। रिया उसे रोकते हुए कहती है, आदेश तुम्हें कुछ देना है, और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालकर आदेश के हाथ पर रखती है। आदेश रिंग की ओर देखता है और फिर हैरानी से रिया की ओर देखता है। ये रिंग, ये तो, पर ये तुम्हारे पास कैसे? रिया आदेश की ओर देखती है और कहती है, ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है जो तुमने वामिका को पहनाई थी। जब तुम अनुष्का के साथ थे तब वामिका ने ये रिंग तुम्हारी कैबिन में तुम्हारे लिए छोड़ दी थी, और फिर ये मुझे मिल गई। तुम्हें याद है उस दिन जब मैंने अनुष्का के खाली हाथ देख रिंग के बारे में पूछा था, तो उसने कैसे मना कर दिया था कि उसके पास रिंग नहीं है, वो कहीं भूल गई है रखकर। ये सुनकर आदेश रिया की ओर देखता है और कहता है, हाँ याद है, थैंक्स ये मुझे लौटाने के लिए, और ये सिर्फ उसके असली हकदार के पास ही जाएगी, चलता हूँ। ये कहकर आदेश होटल से निकल जाता है और रिया अपने घर के लिए। उधर होटल में अनुष्का के पास उसके डिटेक्टिव का फोन आता है। वो कहता है, मैम आपके कहे अनुसार मिस वामिका का पीछा किया और पता लगा है कि वो किसी रिया नाम की लड़की के घर पर रह रही है। उसके साथ एक लड़की, एक बूढ़ी औरत और एक बच्चा भी है जो वहीं रह रहे हैं, और आज ही एक आदमी वहां और आया है। ये सुनकर अनुष्का कहती है, ठीक है, पता करो ये बच्चा किसका है और वो आदमी कौन है, और जल्दी ही मुझे सारी डिटेल्स भेजना, समझे? डिटेक्टिव, जी मैम, आप तक जल्द ही सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अनुष्का फोन रखती है कि अनुपमा जी का फोन उसके पास आता है। अनुष्का, हेलो मॉम। फोन उठाते हुए, अनुपमा जी, तुम्हें मैंने कुछ काम कहा था, वो हुआ कि नहीं? अनुष्का, कहो क्या मॉम, उसी के बारे में बात कर रही थी, जल्द ही सारी जानकारी मिल जाएगी। अनुपमा जी, ठीक है, और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने वामिका के आने की पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ आते ही वो सीधा जेल में जाएगी, बस किसी भी तरह आदेश से बात कर आदेश को इंडिया लाने की तैयारी करो, आगे का काम बाद में बताती हूँ। ये सुनकर अनुष्का हैरान होकर पूछती है, आपने क्या तैयारी की है माँ? अनुपमा जी, ऐसी तैयारी की है कि वहां से आने के बाद वो सीधे जेल जाएगी। अनुष्का, मैंने वकील से बात कर उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, आदेश को किडनैप करने की। अनुष्का ये सुनकर हैरान रह जाती है और कुछ कहने वाली होती है कि उसी सामने से आदेश आते हुए नजर आता है और वो जल्द ही फोन काट देती है। आदेश अनुष्का के पास आकर कहता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है जान? अनुष्का हैरानी से आदेश की ओर देखती है और फिर मन ही मन सोचती है, इसे क्या हुआ है, इतने तरीके से बात करना, कोई गड़बड़ तो नहीं? फिर वो एक टक आदेश की ओर देखती है। आदेश, क्या हुआ, किस सोच में डूबी हो, जैसे मैंने कोई गलत सवाल कर लिया हो? अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर विलियम ने तुम्हारे जो टेस्ट किए थे वो सबकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई है। ये सुनकर अनुष्का चौंकती हुई कहती है, क्या? आदेश, क्या हुआ जान, तुम खुश नहीं हो क्या? अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, बस कुछ मेडिसिन दी है जो तुम्हें 1 महीने तक लेनी होगी। अनुष्का ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। आदेश, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? अब तुम पहले की तरह मस्ती कर सकती हो और हम भी अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जिस वजह से तुम्हें इतनी ठेस लगी थी, मैं जल्द ही तुम्हारी झोली फिर से खुशियों से भर दूंगा। अब हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। आदेश खुशी से कहता है, और जल्दी हम मॉम डैड बन जाएंगे, और मॉम डैड दादा दादी, है ना गुड न्यूज? बोलो। आदेश की सारी बातें सुन अनुष्का घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, अब क्या करूं? अगर ये बेवकूफ मेरे करीब भी आया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, वो मुझे छोड़ेगी नहीं, अब इसे अपने करीब आने से कैसे रोकूं? अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 104, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। अनुष्का मन ही मन सोचने लगती है कि आदेश को अपने करीब आने से कैसे रोका जाए, वरना उसकी सारी योजना खराब हो जाएगी। क्या करूं? उसने खुद से पूछा। उधर आदेश धीरे धीरे अनुष्का के पास आते हुए बोला, क्या हुआ जान? और उसके बालों की एक लट को उसके कान के पीछे करते हुए आगे कहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फिर थोड़ा और करीब आकर उसने अनुष्का के कानों के पास फुसफुसाया, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो और ज्यादा घबरा गई। आदेश उसके पीछे आकर उसकी कमर से पकड़ते हुए बोला, क्यों, तुम्हें याद है ना हमारी पहली किस, और फिर दूसरी, तीसरी? इस पर अनुष्का ने जल्दी से मुड़कर आदेश को थोड़ा धक्का दिया और खुद से अलग करते हुए कहा, ये सब क्या है आदेश? ऑफ कोर्स मुझे सब याद है, लेकिन अभी इस तरह की क्या जरूरत है? आदेश ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अनुष्का ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरा मतलब है रात तक का तो इंतजार कर लो, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो चलो आज बाहर किसी और जगह चलकर खाना खाया जाए। अनुष्का के अचानक बदलते व्यवहार को देखकर आदेश को बहुत हैरानी हो रही थी। जो अभी कुछ देर पहले घबराई हुई थी वो अचानक इतनी सामान्य कैसे हो गई? आदेश चलो ना, अनुष्का ने आवाज देते हुए कहा। आदेश ने उसकी बात सुनी और कहा, हाँ चलो, और फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वे दोनों एक स्ट्रीट फूड की जगह पर पहुंच गए। अनुष्का गुस्से से बोली, ये क्या है आदेश, जब भी मैं आपसे खाने की बात करती हूँ आप मुझे इस गंदी सी जगह ले आते हैं, चाहे इंडिया हो या फिर यूएस, मतलब यहाँ पर भी सीरियसली इतनी अच्छी जगहों को छोड़कर आप मुझे इतनी चीप और घटिया जगह ले आए। अनुष्का की बातें सुनकर आदेश मन ही मन सोचने लगता है, तुम हर पल मेरे साथ होने का जो नाटक कर रही थी उसका अंत तुमने खुद ही कर दिया। जो लड़की मस्त मौला थी
हर जगह खुशियां बिखेरने वाली और ऐसी जगह पर सिर्फ इसलिए खाना खाने वाली ताकि उन लोगों की मदद हो सके, वो तुम तो नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। जबकि यहाँ पर वो खाना सबसे अच्छे ढंग से देते हैं, होटल से कम चार्जेस पर, और ऊपर से प्यार के साथ। ये सब मुझे जिसने सिखाया, जिसने मुझे जीना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया, वो तुम नहीं हो सकती। आदिश खड़ी खड़ी ये सब सोचते हुए अनुष्का की ओर देखता है और फिर मन ही मन कहता है, तुम वो हो ही नहीं जिसे मैंने प्यार किया था। तुम तो वही असली वाली अनुष्का हो, वही घमंडी, नकचड़ी और बदतमीज अनुष्का जिसे मैंने पहली मुलाकात में ही पहचान लिया था। तुम्हारे जैसी लड़कियां सिर्फ ऐश करना चाहती है, पहले माँ बाप के घर पर और फिर किसी अमीर आदमी से शादी करके उसके घर पर। तुम जैसी लड़कियों को प्यार का मतलब भी नहीं पता होता, क्योंकि तुम लोग प्यार नहीं पैसा देखती हो। फिर एक फीकी हंसी हंसते हुए आदिश ने कहा, तुम जो हर पल मेरे साथ होने का दावा करती हो, जिसे ये भी नहीं पता कि मुझे कब क्या चाहिए, मेरी पसंद नापसंद क्या है और मेरा नेचर कैसा है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अरे तुम जैसी लड़कियों से तो मैं बात तक करना पसंद नहीं करता। तुम्हारे करीब आना तो दूर की बात है, आखिरकार तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ ही गई अनुष्का रॉय। खेल तो तुमने और तुम्हारी माँ ने बहुत ही बढ़िया खेला था, मगर अफसोस वो कामयाब होते होते भी असफल हो गया, वो भी ऐसी जगह आकर जहाँ तुम अपनी जीत के बिल्कुल करीब थी। उधर आदिश ये सब बोल रहा था और इधर अनुष्का गुस्से से उसे घूर रही थी। तुम्हारी कश्ती किनारे पर आकर डूब गई अनुष्का। आदिश उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है। ये सुनकर अनुष्का जो पहले गुस्से में थी अचानक मुस्कुरा उठती है। उसने जवाब दिया, थैंक गॉड तुम्हें सच पता चल ही गया आदिश, अब मुझे ये नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आदिश की ओर एक कुटिल मुस्कान फेंकते हुए अनुष्का ने आगे कहा, चलो अब जब तुम सब जान ही गए हो तो मैं भी तुम्हें सच बता ही देती हूँ। हाँ मिस्टर आदिश सिंघानिया, ये सब सच है, मैं तुम्हारी वाइफ तो हूँ लेकिन तुम्हारी रियल वाइफ नहीं हूँ। शादी तो तुम्हारी वामिका से ही हुई थी और तुम्हारा सो कॉल्ड लव वो भी वामिका ही थी, मैं नहीं। शुरू में तुम मेरे लव इंटरेस्ट जरूर थे, लेकिन जब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तब मेरी सारी फीलिंग्स खत्म हो गई। तब से मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करना और सिंघानिया एम्पायर की इकलौती मालकिन बनना था। इतना तो तुम जान ही गए हो कि मैं और तुम कभी करीब नहीं थे और ना ही कभी होंगे, क्योंकि आई हेट यू आदिश, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मगर तुम्हें वामिका मिल जाए या वामिका को तुम, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। उस चीप लड़की को मैं कभी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आने दूंगी। उस लड़की ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा भाई और मेरा प्यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी आदिश, लेकिन जब उसकी एंगेजमेंट के बाद मैं वापस आई तो तुमने मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया और शादी के लिए मना कर दिया। आखिर मुझ में क्या कमी थी और उस लड़की के एक बार मनाने पर तुम राजी हो गए? क्यों? बोलो आदिश, ऐसा क्या है जो पहले मेरा भाई आदेश उसके लिए मुझसे दूर हो गया और फिर तुम? मानती हूँ मैंने और मेरी मॉम ने ही प्लान बनाया था, क्योंकि तुम्हारी मॉम हमारे पीछे पड़ी थी इस रिश्ते के लिए। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इस घर पर लगे श्राप की वजह से तुम्हारी पहली पत्नी मर जाएगी। तुम क्या सोचते हो कि उन्हें मुझसे कोई दिलचस्पी थी? नहीं, उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस चाहती थी कि मैं इस घर की दुल्हन न बनूं। सबसे बड़ा प्लान तुम्हारी मॉम ने बनाया था। उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी हमें इस परिवार पर लगे श्राप के बारे में नहीं बताया। वो तो बस चाहती थी कि रिया उनकी बहू बने और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो मेरी जान दांव पर लगाना चाहती थी। अब बताओ धोखा किसने दिया, मैंने या तुम्हारी मॉम ने? उनके इस धोखे का जवाब हमने भी धोखे से दिया। तो हमने क्या गलत किया? बोलो क्या गलत किया आदिश? आदिश गुस्से से अनुष्का को घूरने लगा तो अनुष्का हंसते हुए बोली, ऐसे मत देखो, तुम कितने बेबस और लाचार लगते हो, जो सब जानकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी मॉम ने भी यही सब करके तुम्हारे डैड से शादी की थी। ये सुनकर आदिश हैरान रह जाता है। अनुष्का मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों झटका लगा? ये सब सच है। तुम्हारी नानी ने तुम्हारी मॉम की शादी तुम्हारे डैड से करवाने के लिए उनके हनीमून पर उनकी पहली पत्नी को जान से मार दिया था, ताकि तुम्हारी डैड की शादी उनकी बेटी से हो सके। आदिश ये सुनकर गुस्से से बोला, ये सब झूठ है, बोल दो कि ये सब झूठ है, मेरी मॉम और नानी ये सब नहीं कर सकती। अनुष्का हंसते हुए, ये सब सच है और इसका पता मुझे कभी नहीं लगता अगर तुम और वामिका घर से भाग नहीं गए होते। थैंक यू सो मच। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी नानी को अटैक नहीं आता और ना वो मुझसे मिलने की जिद करती और ना ही मुझे ये सब खुद बताती और ना ही वो मुझे उस डायरी का आखिरी पन्ना देती जो तुम्हारे डैड की पहली पत्नी ने लिखा था, जिसमें उस श्राप का राज था। फिर अनुष्का आदिश को अपने फोन से एक रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसे सुनकर आदिश हैरान रह जाता है और वहीं बैठ जाता है। अनुष्का मुस्कुराते हुए कहती है, ओह आदिश, तुम मुझे धोखेबाज कह रहे थे ना? धोखेबाज मैं नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली है और अब मैं और मॉम अपने प्लान के आखिरी हिस्से को पूरा करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि मार्केट में तुम्हारी और सिंघानिया ग्रुप की प्रेस्टीज को कोई नुकसान न पहुंचे तो चुपचाप वही करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ, समझे तुम? और आज रात खत्म होते ही सुबह की पहली फ्लाइट से हम इंडिया के लिए निकल रहे हैं। गॉट इट? और अब प्लीज इस चीप जगह से चलो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। आदिश अनुष्का के मुंह से सब सच सुनकर टूट सा जाता है और मन ही मन सोचता है, मॉम आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आप हमें न सही पर डैड को ये बात जरूर बता सकती थी और आपने रिया से मेरी शादी करवाने के लिए इन लोगों का साथ दिया, जबकि आप अच्छे से जानती थी कि मैं अनुष्का से नहीं बल्कि वामिका से प्यार करता था। आप मुझसे एक बार कहकर तो देखती, मैं सब ठीक कर देता, पर आपने मुझसे मेरी खुशी, मेरा प्यार सब छीन लिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा मॉम, कभी नहीं। और मैं खुद जाकर डैड को सब सच बता दूंगा, फिर वो जो फैसला ले मैं उनके साथ हूँ। आदिश चलो अब यहाँ से प्लीज, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना, अनुष्का आदिश से कहती है। आदिश अनुष्का की ओर देखते हुए कहता है, तुम होटल चली जाना, मुझे कुछ काम है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 105, एक दुल्हन ऐसी भी, राज।
अनुष्का, तुम मेरे साथ होटल ही चल रहे हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रही, समझी तुम? अनुष्का आदिश की बात सुनकर कहती है, आदिश, मैंने तुमसे कहा ना मैं कल सुबह तुम्हारे साथ इंडिया चलूंगा, तो तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? मुझे कुछ समय दो, इस वक्त मैं होटल जाने के मूड में नहीं हूँ। आदिश गंभीरता से कहता है, और अगर तुम इस तरह जबरदस्ती करोगी तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं अपना फैसला बदल भी सकता हूँ, समझ रही हो ना तुम? ये सुनकर अनुष्का मन ही मन सोचती है, नहीं, बड़ी मुश्किल से इसे अपने काबू में किया है, अगर ज्यादा दबाव बनाऊंगी तो कहीं ये फिर से बदल ना जाए और अपना दिमाग ना चलाए, क्योंकि इसका दिमाग चलना मतलब खतरे की घंटी। फिर आदिश की ओर देखते हुए अनुष्का, ठीक है, पर जल्दी आ जाना। आदिश, ठीक है, अब तुम जाओ। आदिश से बात कर अनुष्का वापस होटल के लिए निकलती है। इधर आदिश वहाँ से आगे बढ़कर एक ब्रिज के पास जाकर खड़ा हो जाता है और आज जो कुछ भी उसे पता चला उसके बारे में सोचने लगता है। मन ही मन वो खुद से कहता है, मैं कितना गलत था, वो मुझे हर बार मेरे सवाल का जवाब दे रही थी और मैं उनकी बात नहीं सुन रहा था। मुझे इतना भी पता नहीं चला कि मेरा सच्चा प्यार कौन था। कैसे कैसे इतना वक्त गुजर गया। अभी आदिश ये सब सोच रहा था कि एक साया उसके पास आकर पीछे से कहती है, मुझे खुशी है कि तुम ये जान गए कि तुम्हारा सच्चा प्यार कौन है। अब जो भी मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में आएंगी उन्हें तुम्हें खुद ही पार करना होगा, क्योंकि इन्हें पार करते ही तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी, मगर तुम्हें बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा। इसके लिए तुम तैयार हो? आदिश बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही समझ नहीं पाया कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आप तो मेरे लिए परिमा थी, एक एंजल थी जिसने कदम कदम पर मुझे संभाला, मगर मैं ही वो सब भूल गया। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब करने को तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा। मैं वामिका को अपने पास वापस ला पाऊंगा या नहीं, मगर मैं अब उसे और दुखी नहीं देख सकता। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था और मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरे घर पर ही सब प्लान बना रहे थे और मुझे कानों कान खबर भी नहीं हुई, मगर अब मैं किसी के प्लान को सफल नहीं होने दूंगा और वामिका को भी उस घर यानी कि उसके अपने घर वापस ले आऊंगा। तभी वो साया कहती है, मुझे खुशी होगी जब तुम उस घर में अपनी खुशियों को लेकर आओगे। और ये कहकर वो साया अदृश्य हो जाती है। इसके बाद आदिश रणबीर को कॉल करता है और उससे बात करता है। रणबीर उसे वामिका और बाकी सबकी पूरी जानकारी देती है, जिसमें एक और बात निकल कर आती है जिससे आदिश का दिमाग चकरा जाता है। वो बात ये होती है कि वामिका की शादी किसी रिहान नाम के लड़के से हो गई है और उन दोनों का एक बेटा भी है। ये सुनकर आदिश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो मन ही मन कहता है, अब ये कैसी मुश्किल है, मैं इसे कैसे पार करूंगा? अगर वो मुझसे प्यार करती थी और अब भी करती है तो उसने शादी क्यों की? और बच्चा, आई डोंट नो ये सब क्या हो रहा है। पर अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, जल्द ही सब कुछ पता लगा कर रहूंगा। सबसे पहले मुझे रिया से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वामिका के साथ ही है तो सब जानती ही होगी। हाँ, यही सही रहेगा, पर इस वक्त कॉल नहीं कर सकता उसे। मैसेज छोड़ देता हूँ और उसे बता देता हूँ कि मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। जो कहानी जहाँ शुरू हुई थी वहीं जाकर ही खत्म करनी होगी। ये कहकर आदिश रिया को मैसेज करता है और खुद भी वापस होटल के लिए निकलता है। आज का दिन बहुत मुश्किलों से भरा था और आगे आने वाले दिन परत दर परत बहुत सारी राज खोलते नजर आएंगे। अगले दिन रिया जब अपना फोन चेक करती है तो उसे आदिश का मैसेज मिलता है। जैसे ही वो पढ़ती है वो परेशान हो जाती है, क्योंकि इस समय तो आदिश की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी होगी। वो उससे ना तो मिल पाई और ना ही उसके मैसेज का जवाब दे पाई। रिया परेशान होते हुए सोचती है, अब ये क्या नया ड्रामा रचा है तुमने अनुष्का? पहले ही तुम उन दोनों की जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर चुकी हो और अब भी तुम उन दोनों के बीच आ रही हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर रिया किसी को कॉल करती है और गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि बच्चे वाली बात आदिश को पता नहीं चलनी चाहिए, तो तुमने उसे क्यों बताई? उधर से आवाज आती है, सॉरी, ये बात मैंने उन्हें नहीं बताई है, बल्कि किसी और जगह से उन्हें ये पता चला है। जिस डिटेक्टिव को अनुष्का ने वामिका के लिए हायर किया था उसने ये बात आदिश सर को बताई, क्योंकि सर ने उसे भी अपनी साइड कर लिया था और जरूरत से ज्यादा जानकारी अनुष्का को देने से मना किया था। ये सुनकर रिया कहती है, ठीक है, लेकिन अब वो वापस इंडिया आ रहे हैं तो तुम ध्यान रखना। उधर से जवाब आता है, जी मैम, लेकिन वामिका के पास इंडिया आने पर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि अनुष्का की मां ने आदिश की किडनैपिंग का केस वामिका के खिलाफ दायर किया है। ये सुनकर रिया हैरानी से कहती है, व्हाट, क्या कह रहे हो तुम कैसे भी करके वामिका के बिल के पेपर रेडी रखो। जैसे ही वामिका आदिश के साथ इंडिया पहुंचती है उन्हें किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दो। ठीक है। फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। रिया सोचती है, मुझे जल्द से जल्द वामिका से बात करनी होगी और उसे सतर्क रहने को बोलना होगा। साथ ही आदि और रैना जी की सुरक्षा को लेकर भी बात करनी होगी। फिर वो जल्दी से उठकर वामिका के कमरे की ओर जाती है और वहां जाकर देखती है कि वामिका अपने कमरे में नहीं है। आदि के पास सुबह सो रही होती है। रिया जल्दी से कमरे से बाहर आती है और उसे सारे घर में ढूंढती है, पर वामिका को पूरे घर में न देखकर वो उसे कॉल करती है। 2 बार कॉल करने पर भी जब वामिका कॉल पिक नहीं करती तो रिया को टेंशन हो जाती है और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सुबह सुबह कहाँ गई होगी। एक बार और फोन करके देखती हूँ। जब वो दोबारा से कॉल करती है तो इस बार वामिका कॉल पिक कर लेती है। रिया कहती है, हेलो वामिका, कहाँ हो तुम? वामिका जवाब देती है, हेलो रिया, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, हम बस अभी घर पहुंचकर तुमसे बात करते हैं, रास्ते में ही हूँ। और ये कहकर वामिका कॉल कट कर देती है। उधर रिया सोचती है, आखिर कहाँ गई होगी? कहीं अस्पताल आदिश से मिले तो नहीं? हाँ, वहीं गई होगी, मगर मुझे पता देती तो मैं भी इसके साथ चलती। फिर वो हॉल में सोफे पर आकर बैठ जाती है और वामिका का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद वामिका घर की ओर आते हुए जोर से कहती है, सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये सुनकर रिया उस ओर आती है तो देखती है कि वामिका अपने साथ आदेश को लेकर आई है। रिया आदेश को देख खुशी से कहती है, आदेश तुम ठीक हो गए? ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। आदेश व्हील चेयर पर बैठा हुआ होता है और उसके पीछे वामिका खड़ी होती है। धीरे धीरे सब लोग बाहर आ जाते हैं और आदेश को देखकर बहुत खुश होते हैं। आदेश के चेहरे पर भी एक गंभीर सी स्माइल होती है।
वो रैना जी और सुभी की ओर देखता है और फिर रेहान की तरफ और रिया से कहता है थैंक यू वामिका, थैंक यू वामिका का साथ देने के लिए। फिर रेहान की ओर देखता है और कहता है थैंक यू सो मच रेहान, तुमने वामिका और उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए दिल से आभार है। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू सो मच। तुम ना होते तो शायद हम लोग किस हालत में होते भी या नहीं, कुछ पता नहीं था। हम अपनों के साथ होते भी या नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता कि हम लोग कहाँ हैं, ना कोई हमें ढूंढ पाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रेहान। ये सब सुनकर रेहान आदेश के पास आकर कहता है देखिए आदेश, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। पता नहीं किस शक्ति ने मुझे आप लोगों तक पहुंचाया और मैं आप लोगों की हेल्प कर पाया। बाकी मैंने और कुछ भी नहीं किया, सब वामिका ने खुद किया। उसने दिन रात मेहनत की और आज वो उस मुकाम तक पहुंच गई। ये सब वामिका की हिम्मत, उसका प्यार और भरोसा है जो आज आप बिल्कुल सही तरह से हमारे सामने हो। वो वामिका ही है जिसने आपके ठीक होने के लिए क्या कुछ नहीं किया, आपको यहाँ तक लेकर आई। ये उसकी हिम्मत है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर थैंक यू कहना ही है तो प्लीज वामिका से कहिए, वो ही है जो आपको मौत के मुंह से बाहर ले आई। ये सुनकर आदेश कहता है मैं जानता हूँ कि वामिका ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मगर तभी वामिका पीछे से कहती है अगर कुछ नहीं, सब लोग चुप हो जाइए। अभी तो आदेश ठीक होकर घर आए हैं और आप सब लोग उनके सामने यूं आकर खड़े हो गए। अरे कोई इन्हें अंदर तक तो लेकर चलिए। और आदेश, अगर अब आपने अपना थैंक यू पुराण बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब से ठीक हुए हो तब से लेकर पूरे रास्ते भर, और अब यहाँ आकर भी आपका थैंक यू पुराण बंद नहीं हुआ। अब चलिए अंदर, और अब कोई किसी को थैंक यू नहीं कहेगा। ये कहकर वामिका जिसकी आंखें भर आई थी उन्हें पूछते हुए आदेश को लेकर अंदर की तरफ जाती है और सब लोग उसके पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं। उधर आदि कमरे से बाहर आता है और आदेश को देख खुश हो जाता है। वो उसके पास आकर प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है आप ठीक हो गए, आप कितना सोते थे, अब आप उठ गए तो कितना अच्छा लग रहा है दोस्त। पता है मम्मा हमेशा कहती थी कि जब आप ठीक हो जाओगे तब आप मेरे साथ खूब मस्ती करोगे। मेरे साथ खेलोगे, मेरे साथ घूमने चलोगे, है ना मम्मा। आदि वामिका की ओर देख कहता है तो वामिका भी मुस्कुराकर कहती है हाँ बच्चा, पर दोस्त अभी ठीक हुए हैं तो उन्हें कुछ दिन की रेस्ट और करनी पड़ेगी, फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब आप लोग जी भर कर खेलना, ओके। आदि वामिका की बात सुनकर कहता है ओके मम्मा। फिर आदेश के गाल पर किस करते हुए कहता है जल्दी ठीक हो जाओ दोस्त, मैं वेट करूंगा। आदेश उसकी प्यारी बातें सुनकर खुश हो जाता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है पक्का, प्रॉमिस। फिर आप मुझे बताना कि आपको क्या क्या पसंद है, हम वही सब करेंगे, ओके। आदि मुस्कुराकर कहता है ओके। फिर वामिका की ओर जाता है। आदेश के ठीक होकर घर आने पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे 2 दिन और गुजर जाते हैं और आदेश धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी, भाग 106, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। 2 दिन बाद का घटनाक्रम। 2 दिन बीत गए और आदेश की तबीयत में भी उतनी ही तेजी से सुधार होता गया। अब वो पहले की तरह पूरी तरह ठीक हो गया था। रिया ने उसे वामिका और आदेश के सच्चे प्यार के बारे में बताया और ये भी बताया कि अनुष्का और अनुपमा जी ने वामिका के खिलाफ आदेश की किडनैपिंग का केस दर्ज कराया है। ये सब सुनने के बाद आदेश ने रिया से कहा तुम चिंता मत करो, मैं अब वामिका के साथ हूँ और अब मैं इंडिया जाकर खुद मॉम और अनुष्का का पर्दाफाश आदेश के सामने कर दूंगा। तुम भी साथ चलो तो अच्छा रहेगा। रिया ने सहमति में कहा ठीक है, पर वामिका को इस बारे में पता न चले। आदेश ने जवाब दिया ठीक है, हम कल सुबह की फ्लाइट से इंडिया के लिए निकलते हैं। इधर वामिका आदेश के ठीक होने के बाद से चुप सी रहने लगी थी। उसे अब कोई ऐसी वजह नहीं मिल रही थी जिसके लिए वो मुस्कुरा सके। वो सिर्फ आदि के साथ ही खुश रह पाती थी, वरना सारा दिन अपने कमरे में ही बिताती। आदेश वामिका के कमरे में अंदर आते हुए उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। वामिका जो खिड़की से बाहर देख रही थी आदेश की आवाज सुनकर मुस्कुराते हुए बोली हाँ बिल्कुल, आओ ना अंदर आओ, दरवाजे पर क्यों खड़े हो, कोई काम था मुझसे। आदेश ने अंदर आते हुए कहा नहीं वामिका, कोई काम तो नहीं था, क्या मैं बिना किसी काम के नहीं आ सकता। वामिका ने आदेश की ओर देखते हुए कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, आओ बैठो। और उसने पास वाली चेयर की ओर इशारा किया। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। आदेश ने वामिका की ओर देखते हुए कहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से मैं ठीक हुआ हूँ तुम उदास हो गई हो। वामिका ने नजरें चुराते हुए कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं खुश हूँ, और मुस्कुराकर आदेश की ओर देखा। आदेश ने गंभीरता से कहा देखो वामिका, तुम सबसे झूठ बोल सकती हो पर मुझसे नहीं। अभी कुछ दिन पहले तक तुम मुस्कुरा रही थी पर अब नहीं। तुम पहले भी मेरी बात नहीं सुनती थी और अब भी नहीं। उस वक्त भी क्या जरूरत थी तुम्हें मॉम और मेरे बीच आने की। वामिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आदेश ने उसकी चुप्पी को समझा और बोला तुम्हें सब कुछ अच्छे से पता था, फिर भी क्यों तुमने आदेश के साथ शादी की। क्यों नहीं बताया मुझे कि मॉम ने तुम्हारे साथ क्या डील की थी। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे, बोलो। आदेश की आंखों में एक आहट थी और वो बोला तुम्हें हमेशा दर्द में देखकर मुझे बुरा लगता था। मैं ठीक नहीं होना चाहता था क्योंकि मैंने उस वामिका को खो दिया था जो हमेशा मुस्कुराती थी। तुमने जो कुछ भी सहा वो मुझसे छिपा नहीं है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम पहले जैसी बन जाओ। फिर आदेश ने कहा कल हम इंडिया वापस जा रहे हैं और वहां जाकर तुम्हें अपनी लड़ाई फिर से लड़नी है। तुम्हारा मकसद और मंजिल तुम्हारे सामने है, उठो और सब ठीक कर दो वामिका। वामिका ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा थैंक यू इस तरह बात करने के लिए और मुझे हौसला देने के लिए। तुम भी जो बच्चे नहीं लगते। और वो मुस्कुरा दी। आदेश भी मुस्कुरा दिया। अगला दिन वामिका और बाकी सब इंडिया के लिए फ्लाइट ले चुके थे। एयरपोर्ट पर आदेश और वामिका अलग हो गए और बाकी सब उनसे अलग। आदेश और रिया को पता था कि अनुपमा जी ने वामिका के खिलाफ क्या योजना बनाई है
इसलिए वे वामिका को बिना कुछ बताए अपना काम कर रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले आदेश ने वामिका से डॉक्टर के पास जाने को कहा और सुभी और रिया से आदि और रैना जी को घर ले जाने को कहा। वामिका ने आदेश की बात मानी और उसके साथ हो गई। जैसे ही वे लोग बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। ये देख वामिका हैरान हो गई, जबकि आदेश शांत रहा। पुलिस ने वामिका के पास आकर कहा, वामिका शर्मा, आप गिरफ्तार हैं। ये सुनकर वामिका ने हैरानी से पूछा, पर इंस्पेक्टर, मैंने किया क्या है? इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम, आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है कि आपने मिस्टर आदेश रॉय को किडनैप कर रखा था और उनकी मां अनुपमा रॉय को ब्लैकमेल कर रही थी। वामिका ने हैरान होकर देखा, लेकिन आदेश ने इंस्पेक्टर से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। इंस्पेक्टर ने कहा, आप दोनों पहले पुलिस स्टेशन चलिए, वहां अनुपमा जी भी आ रही हैं, जो भी बात है सब वही होगी। आदेश ने वामिका के पास आकर कहा, चलो वामिका, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ। वामिका ने आदेश की ओर देखा और उसके दिलासा देने पर कहा, ठीक है, और उसके साथ चल दी। रिया ने रणबीर को कॉल कर वामिका के लॉयर को बेल पेपर के साथ पुलिस स्टेशन जाने को कहा। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर ने अनुपमा जी से कहा, ये लीजिए आपका बेटा और आपकी मुजरिम मिसेस रॉय। अनुपमा जी ने आदेश की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, कैसे हो मेरे बेटे? और फिर वामिका की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें महान बनने का, तो अब जेल में रहकर महान बनो। तुमने क्या सोचा, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगे? कभी नहीं। इंस्पेक्टर, इसे इसी वक्त जेल में डाल दीजिए और कोर्ट से कड़ी सजा दिलवाइए, ये बाहर नहीं आनी चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा, डोंट वरी अनुपमा जी। ये सुनकर अनुपमा जी मुस्कुराई, लेकिन आदेश ने अनुपमा जी की ओर देखते हुए कहा, बहुत अच्छे से जानता हूँ मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, सजा जिसको मिलनी चाहिए उसे ही मिलेगी, पर वामिका को नहीं, क्योंकि जब उसने कुछ किया ही नहीं तो उसे सजा किस बात की। ये सुनकर अनुपमा जी गुस्से से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो आदेश? आदेश ने अनुपमा जी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर इंस्पेक्टर के पास जाकर कहा, सर, जो किडनैप हुआ है उसकी गवाही तो बनती है ना? इंस्पेक्टर ने एक नजर अनुपमा जी की ओर देखा और फिर आदेश की ओर देखकर कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम बताओ क्या कहना चाहते हो? तभी दो वकील पुलिस स्टेशन में आते हैं और इंस्पेक्टर से मिलते हैं। वो आदेश की ओर देखते हुए कहते हैं, जी मिस्टर आदेश, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। आदेश इंस्पेक्टर के पास जाकर बोलता है, देखिए सर, वामिका ने मेरी जान बचाई है और कसूरवार मेरी मॉम अनुपमा रॉय और मेरी बहन अनुष्का है, वामिका नहीं। ये सुनते ही अनुपमा जी गुस्से से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? आदेश शांत भाव से जवाब देता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ मॉम, आपको क्या लगा कि मैंने आपकी सारी बातें मान ली? नहीं मॉम, इतनी आसानी से नहीं, मुझे आपका प्लान पता करना था। इतना तो मुझे समझ आ गया था कि आपने वामिका को जेल पहुंचाने की योजना बनाई है, लेकिन इसके अलावा आपने क्या कर रखा है ये मुझे नहीं पता था। बस इसी कारण मैंने आपकी सारी बातें बिना कुछ कहे मान ली और वामिका को चुपचाप लेकर पुलिस स्टेशन आ गया। मुझे किसी तरह एयरपोर्ट से बाहर निकलना था, क्योंकि आपके आदमी हमारा पीछा कर रहे थे और हम पर नजर बनाए हुए थे। आपने ही उन दोनों को हमारे पीछे लगाया था, है ना? अनुपमा जी गुस्से से जवाब देती हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं उन लोगों को तुम्हारे पीछे क्यों लगाऊंगी? वे लोग तुम्हारी सुरक्षा के लिए थे। आदेश हंसते हुए कहता है, ओह सच में मॉम, मेरी सुरक्षा वो भी आप कर रही थी? कोई मजाक है क्या? आदेश फिर इंस्पेक्टर की ओर देखता है, सर, मैंने अपनी गवाही दे दी है और मेरे साथ मेरे वकील भी हैं। इंस्पेक्टर आदेश से कहता है, लेकिन हम वामिका को नहीं छोड़ सकते क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। ये सुनकर दोनों वकील इंस्पेक्टर से कहते हैं, लेकिन हमारे पास भी वामिका के बेल पेपर्स हैं, तो आप हमारी क्लाइंट को ज्यादा देर तक पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। ये लीजिए पेपर्स। इंस्पेक्टर पेपर्स ले लेता है और अनुपमा जी गुस्से से आदेश और वामिका को घूर कर देखती है। इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है मिस्टर आदेश, आप मिस वामिका को ले जा सकते हैं और आपकी गवाही से ये केस भी खारिज हो जाएगा। आदेश इंस्पेक्टर से हाथ मिलाते हुए कहता है, थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर आगे बढ़ते हुए कहता है, आप चाहें तो अनुपमा जी और अनुष्का के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। ये सुनकर अनुपमा जी हैरान और घबराई हुई दिखती है। आदेश इंस्पेक्टर से कहता है, थैंक यू सर एडवाइस देने के लिए, लेकिन ये हमारा आपसी मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे और अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच। फिर आदेश वामिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है और अनुपमा जी के पास आकर कहता है, जल्दी मिलते हैं मॉम। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 107, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। अनुपमा जी आदेश और वामिका को गुस्से से जाते हुए देखती रहती है, फिर मन ही मन कहती है, बहुत हिम्मत आ गई है ना तुम्हें अपनी माँ की बात को न मानने की। कोई बात नहीं बेटे, मैं उस जड़ को ही खत्म कर दूंगी जो तुम्हें हिम्मत दे रही है, और उसके खत्म होते ही तुम्हारी हिम्मत भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें खुद ही मन मारकर फिर से अपनी माँ के पास वापस आना पड़ेगा और फिर से वैसे ही सब करना पड़ेगा जैसे तुम्हारी माँ चाहती है तुमसे। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। उनके जाते ही इंस्पेक्टर आदेश को कॉल करता है और कहता है, हेलो सर, जैसा आपने कहा था सब वैसे ही हुआ है। ना ही आदेश सर को और ना ही मिस वामिका को पता चला कि वो वकील उनके नहीं बल्कि आपने पहले से भेज दिए थे। आदेश जवाब देता है, थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके सर, ये तो हमारी ड्यूटी है। आदेश फोन रखता है और सोचता है, जब मुझे पता चला कि अनुपमा जी ने वामिका पर केस कर दिया है और इंडिया आते ही उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो मैंने इंडिया आकर सबसे पहले उसके बेल के पेपर्स रेडी करवा लिए थे। मैंने 2 वकीलों को पुलिस स्टेशन के पास ही रहने के लिए कह दिया था, ताकि जब भी पुलिस वामिका को लेकर पुलिस स्टेशन आए, वकील बिना वक्त गवाए वहां जल्दी से पहुंच जाए। इधर जब अनुष्का को ये सब पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, मगर तभी उसे ये भी पता चलता है कि आदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। ये सुनकर दोनों बुरी तरह बौखला जाती है, क्योंकि आदेश ने अपना अगला कदम भी ले लिया होता है। आदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे अपने नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करना होता है और मीडिया के सामने अपनी पत्नी को भी इंट्रोड्यूस करवाना होता है। शादी के समय सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था, इसलिए उसे ग्रैंड पार्टी देने का मौका नहीं मिला था। इसके बाद उसकी नानी की मौत और अनुष्का का एक्सीडेंट और फिर उसकी तबीयत का बिगड़ना, इन सभी वजहों से अनुष्का अभी तक मीडिया के सामने नहीं आ पाई थी। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आदेश अपनी पत्नी को मीडिया के सामने लाना चाहता था।
अनुष्का और अनुपमा जी बहुत गुस्से में होती है। अनुपमा जी रीता जी से मिलती है और कहती है, देखिए रीता जी, अगर आपके बेटे ने ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो आप जानती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और फिर आपकी और सिंघानियाज की सो कॉल्ड इज्जत का क्या होगा, ये आप अच्छे से जानती हैं। रीता जी जवाब देती है, देखिए मैं इस बारे में आदेश से बात करती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या करना चाहता है, पर आप भी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अनुपमा जी कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, फैसला वही होगा जो मुझे सही लगे। वैसे भी उसने हमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने को कहा है। रीता जी चुप हो जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं, आतिश तुम ये सब नहीं कर सकते। उस लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसने मेरे सारे प्लान को खराब किया। फिर वो वहां से सीधे मॉल के लिए निकल जाती है। आतिश अपने कैबिन में किसी के साथ बैठा होता है और कहता है, अब वेट कीजिए, मेरे मुताबिक वो बस अभी आती होंगी। इधर आदेश और वामिका शहर से धर्मशाला की ओर निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर सीधे वामिका के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। सब लोग वामिका को देखकर बहुत खुश होते हैं और आदेश से मिलते हैं। वामिका आदेश को अपना पूरा रेस्टोरेंट दिखाती है। आदेश खुश होता है और वामिका से कहता है, तुमने बहुत मेहनत की है वामिका, और ये उसी का नतीजा है। मुझे खुशी होगी अगर तुम हमारे ग्रुप से पार्टनरशिप कर लेती हो। हम इस रेस्टोरेंट की एक चेन शहर में भी खोल सकते हैं। वामिका जवाब देती है, मुझे मंजूर है, और वैसे भी मैं तो कब से यही चाहती थी कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरे साथ इस काम में मेरी हेल्प करो, ताकि मैं कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक ले सकूं। आदेश मुस्कुराते हुए कहता है, ओह तो मैंने तुम्हारे काम को आसान कर दिया है, हाँ? वामिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ मिस्टर आदेश रॉय, और हंस देती है। फिर दोनों वामिका के कैबिन की ओर चले जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में कुछ समय रह जाता है जब रीता जी आदेश के कैबिन में आकर कहती हैं, आदेश मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कॉन्फ्रेंस के बारे में। आदेश उनकी ओर देखे बिना जवाब देता है, जी कहिए, अब क्या कहना चाहती हैं आप माँ? पहले ही आपने बिना कुछ कहे मेरी जिंदगी खराब कर दी, और अब कहकर क्या करने वाली है? रीता जी हैरानी से पूछती है, अब मतलब क्या है तुम्हारा? क्या किया है मैंने? आदेश गुस्से से कहता है, जैसे आप नहीं जानती सब, आपको पता था कि मेरी शादी अनुष्का से नहीं बल्कि वामिका से हुई थी। जानती थी कि नहीं? बोलिए। रीता जी हैरान रह जाती है और बिना कुछ कहे आदेश की ओर देखने लगती है। आदेश रीता जी की ओर देखता है और कहता है, हैरानी हो रही है ना आपको कि मुझे सब कैसे पता चला? सुनिए, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ। कैसे आपने रिया से मेरी शादी करने की प्लानिंग की और अनुष्का को मोहरा बनाया, और अनुष्का और अनुपमा जी ने कैसे आपकी खेलीबाजी को पलटने के लिए वामिका का इस्तेमाल किया। सब लोग अपने खेल खेलने में लगे हुए थे। एक माँ अपने ही बेटे को धोखे पर धोखे दे रही थी, और दूसरी तरफ एक औरत एक बेचारी और सीधी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी से खेल रही थी। सब कुछ प्लान के तहत चल रहा था, क्योंकि सभी के प्लान फुल प्रूफ थे। कहीं किसी कमी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। क्यों माँ, सही कह रहा हूँ ना मैं? आपको अपने बेटी की खुशी से कोई मतलब नहीं था, है ना? आपको बस अपने लिए एक बहू चाहिए थी, और वो भी आपकी खुद की पसंद की। मगर उसमें जो अड़चन थी वो था खानदान पर लगा श्राप। उसका तोड़ निकालने के लिए आपने अनुष्का से मेरी शादी फिक्स करवा दी, और उधर अनुपमा जी ने भी श्राप के बारे में सब जानकर उसका हल ढूंढना चाहा, और उन्हें मिली वामिका, तो उन्होंने भी आपकी ही तरह वामिका का इस्तेमाल किया और अपनी बेटी को प्रोटेक्ट किया। मगर अफसोस, मुझे सच्चा प्यार हो गया वामिका से। वो लड़की जिसका कोई रुतबा नहीं, ना ही उसकी फैमिली रिच थी, मगर उसका दिल अमीर है। हर जगह खुशियां और प्यार बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ती। खुद कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, अपनी मुस्कान को कभी कहीं नहीं जाने देती, क्योंकि उसे अपने आसपास के लोगों की चिंता है। मगर मुझे तो कुछ नहीं पता था, और मेरे लिए वामिका ही अनुष्का थी। जब मुझे प्यार हुआ और श्राप का सच सामने आया तो मैं डर गया। उसे खोने के डर ने मुझे फिर से कठोर बना दिया। फिर से मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने आपसे भी बात की थी माँ, मगर तब आपने मेरी बात को सीरियसली न लेकर वामिका को सपोर्ट किया, और दूसरी तरफ अनुपमा जी ने भी उसे ये सब करने को मजबूर किया। मगर अफसोस, वो आप लोगों के दबाव के कारण मेरे पास नहीं आई, बल्कि वो मेरे पास आई क्योंकि उसे भी मुझसे प्यार हो गया था, सच्चा वाला प्यार। और उसके सच्चे प्यार की वजह से ही हमने शादी करने का फैसला लिया, और घर वालों को बिना बताए शादी भी कर ली, क्योंकि हमें अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। तो वो श्राप हमारे लिए वरदान साबित हुआ, और वामिका बच गई। तो आज जब मैं सब सच जानता हूँ कि मेरी शादी वामिका के साथ हुई थी, तो मैं ये बात सबको बता देना चाहता हूँ कि वामिका मेरी असली पत्नी है, अनुष्का नहीं। मेरी पत्नी वही है जिससे मैंने शादी की और जिससे मैं प्यार करता हूँ। समझ गई आप? तो और कुछ कहने में अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा। ये सब सुनकर रीता जी बहुत शर्मिंदा होती हैं और खुद को एक अपराधी महसूस करती हैं। नम आंखों से आदेश की ओर देखती है। देखो, मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, इस घर की भलाई के लिए किया, और वो लड़की कभी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि वो इस लायक नहीं है, और अनुष्का भी नहीं है। मगर उसे बहू मानना मेरी मजबूरी है आदेश, जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो प्लीज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम कुछ भी ऐसी बात नहीं करोगे, वरना तुम अपनी माँ को खो दोगे। ये सुनकर आदेश रीता जी के पास जाकर कहता है, माँ ये आप क्या कह रही है? तभी रीता जी पलट कर देखती है और उनके सामने महेश जी होते हैं। महेश जी गुस्से से कहते हैं, आप आदेश को ऐसे मजबूर नहीं कर सकती हैं। ये उसकी जिंदगी का सवाल है और उसे ये फैसला लेने का पूरा हक भी है। कृपया आप उसके फैसले के बीच में मत आइए। रीता जी महेश जी की ओर देखती है और कहती है, आप समझ नहीं रहे हैं कि इसके ऐसा करने से क्या हो सकता है। हमारे खानदान की इज्जत, मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाएगी। 1 मिनट नहीं लगेगा सब बर्बाद होने में, और वो भी उस लड़की के कारण जिसका कोई स्टेटस नहीं है। आदेश को मैं सब बर्बाद करने नहीं दे सकती। ये सब हमारी पूर्वजों की मेहनत की धरोहर है, जिसे मैं मिट्टी में यूं मिलते हुए नहीं देख सकती। और मुझे आपसे भी कुछ कहना है। आगे ही मेरे बुरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, और वो मैं आदेश के साथ होते हुए नहीं देखना चाहती। आप समझने की कोशिश कीजिए महेश जी, और आदेश को भी समझाइए कि वो ये सब ना करे।
महेश जी कहते हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया रीता जी, और जो कुछ भी गलत हुआ था वो सब कब का भूल चुका हूँ, क्योंकि वो समय अब लौट कर नहीं आ सकता। तो आप भी। रीता जी महेश जी की बात को बीच में ही काटते हुए हैरानी से कहती है, क्या क्या कह रहे थे आप सब पहले से ही जानते थे? अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 108, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। रीता जी महेश जी की ओर हैरानी से देखते हुए बोले, आप सब पहले से जानते थे, मगर कैसे? आपको ये सब कैसे पता चला? महेश जी, मुझे ये सब राकेश से पता चला, जो तुम्हारी माँ के लिए काम करता था। वो 30 साल से उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। फिर वो सोच में डूब गए। राकेश ने महेश जी को फोन कर मिलने को बुलाया और कहा कि वो उनकी पहली पत्नी की मौत का राज जानता है। महेश जी उसे मिलने गए और सारी बात की। उन्होंने राकेश को पैसे दिए और उसे दूर भेज दिया ताकि वो दोबारा रीता जी की माँ को ब्लैकमेल ना कर सके। उन्होंने रीता जी की माँ से बात कर उन्हें भी सब सच बताने से मना कर दिया और उस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रीता जी सोचते हुए, जब मैंने अपनी माँ से राकेश अंकल के बारे में पूछा था। रीता जी महेश जी की ओर नाराजगी दिखाते हुए कहती हैं, आपने ऐसा क्यों किया? अगर आप सब पहले से जानते थे तो आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मुझे लगा कि हम अच्छे जीवन साथी नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे दोस्त तो हमेशा रहेंगे। मगर आपने मुझे दोस्ती के लायक भी नहीं समझा। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया या मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन जो सम्मान और प्यार मैं हमेशा आपसे चाहती थी उसमें भले ही प्यार नहीं था, पर रिस्पेक्ट जरूर थी, रिश्ते की मर्यादा थी। पर आपके इस फैसले ने मुझे कितना हर्ट किया है ये आप नहीं समझ सकते। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और ना ही आपको, क्योंकि आपके इस फैसले ने मुझसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। न मैं एक अच्छी बेटी बन पाई, ना एक अच्छी दोस्त, और ना ही अच्छी पत्नी, और ना ही एक अच्छी माँ। आपने और माँ ने मेरे लिए ये सब कर मुझे मेरी ही नजरों में गुनहगार बना दिया, एक मुजरिम बना दिया। माँ मुझे समझा सकती थी जिससे मैं समय के साथ आगे बढ़ जाती, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ये सब कर ये साबित कर दिया कि उनकी बेटी कमजोर है। इसी तरह आपने भी मुझे ये सब पहले ना बताकर ये साबित कर दिया कि ना तो मैं आपकी पत्नी बन पाई और ना ही हमारी दोस्ती के रिश्ते को बरकरार रख पाई। अब मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहती जहाँ मेरा बेटा भी मुझे गलत समझने लगे। आदिश रीता जी की ओर देखता है, माँ ये आप। रीता जी बीच में ही आदिश की बात काटते हुए बोली, अगर तुम उस लड़की के साथ रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन मैं अब साथ नहीं रह सकती और तुम मुझे इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते। महेश जी रीता जी की ओर देखकर बोले, आप गलत कर रही हैं रीता जी, आप नहीं समझ रही हैं कि आप ऐसा कर अपने बेटे के घर और उसकी जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रही हैं। रीता जी बस अब बहुत हुआ, मेरे लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको मुझे समझाने की। मैं पहले गलती कर चुकी हूँ अपनी जिंदगी का फैसला खुद न करके, पर अब नहीं, मैं अब साथ नहीं रहना चाहती और अब मैं खुद के लिए खुद ही फैसले लेना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना चाहती हूँ, क्योंकि आपको मेरी जरूरत नहीं है, ना कभी थी और ना ही कभी होगी, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। रीता जी ये कहकर आदिश के कैबिन से बाहर निकल जाती हैं। महेश जी आदिश को देखकर कहते हैं, जाओ और जाकर अपना फैसला सबको सुना दो। आदिश, आशीर्वाद दीजिए डैड, मैं सब सही कर दूं। महेश जी बोले, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आदिश अपने कैबिन से बाहर चला जाता है। महेश जी और आदिश उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। महेश जी आदिश को रोकते हुए कहते हैं, नहीं वो नहीं सुनेगी, वो ऐसी ही है, जब उसे कोई बात ज्यादा हर्ट कर जाती है तो वो खुद को उस जगह और उन लोगों से दूर कर लेती है, और अब उसे वही करने दो जो वो करना चाहती है, मत रोको उसे। और तुम भी अपनी लाइफ का फैसला खुद लो आदिश, मैं यही चाहता हूँ कि तुम जो भी फैसला करो दिल से करो। आदिश, जी पापा, मैं समझ सकता हूँ माँ और आपके रिश्ते को और किसी के खोने के दर्द को भी। महेश जी ने मुस्कुराकर कहा, पर कुछ नहीं बेटे, ये सब पहले से ही तय होता है और करने वाला वही है। इंसान भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा ले, पर उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता। और मैं अपनी पत्नी को नहीं सही, लेकिन अपने बच्चों की माँ को अच्छे से जानता हूँ वो कभी अपने बच्चों से दूर नहीं जाएगी। तो तुम जाओ और अपना फैसला सबको सुना दो। आदिश, आशीर्वाद दीजिए डैड, मैं सब सही कर दूं। महेश जी, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आदिश अपने कैबिन से बाहर चला जाता है। महेश जी घर से कुछ समय के लिए बाहर गए थे और शिमला में रहकर आदिश और अनुष्का के रिश्ते के बारे में बहुत सोचते रहे। उन्हें अनुष्का के बर्ताव में बदलाव दिखने लगे थे। एक दिन घूमते फिरते उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन अगले ही पल उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इधर रीता जी मॉल से घर के लिए निकल जाती है और आदिश रणबीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं। अनुपमा जी और अनुष्का पहले से ही वहां मौजूद थी। आदिश एक नजर उन पर डालते हैं और अपनी सीट पर बैठते हुए कहते हैं, रिपोर्टर्स हेलो। आदिश, वेलकम एवरीवन। एक रिपोर्टर, सर सुनने में आया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके न्यू प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन रूमर्स कुछ और ही हैं। दूसरा रिपोर्टर, सर आपकी शादी हो गई है और आज तक इस बारे में कोई बात बाहर नहीं आई। मिसेस सिंघानिया से कब इंट्रोड्यूस करवाएंगे आप? आदिश ध्यानपूर्वक सभी सवाल सुनते हैं, जबकि अनुष्का और अनुपमा जी गुस्से में सोच रही होती हैं कि आदिश क्या करना चाह रहे हैं, और रीता जी भी नहीं आई। आदिश, आपका कहना सही है, शादी के बारे में कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द आपको मेरी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन भी होगा जिसमें आप सभी इनवाइटेड हैं। हमारा नया प्रोजेक्ट एक रेस्टोरेंट चेन है जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। एक रिपोर्टर, सर क्या आपको नहीं लगता कि आपकी वाइफ के आने से आपकी इनकम बढ़ी है, लेकिन टेंशन भी काफी बढ़ गई है? आपने अभी तक अपनी वाइफ का नाम नहीं बताया, क्या हम समझे कि मिस अनुष्का ही आपकी वाइफ है? रिपोर्टर्स की बात सुनकर आदिश, आपको यही बताने के लिए बुलाया गया है। और एक और बात और, मिस अनुष्का मेरी वाइफ नहीं है। ये सुनकर सभी रिपोर्टर्स हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। एक
रिपोर्टर पूछता है, अगर मिस अनुष्का आपकी वाइफ नहीं है तो फिर कौन है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मिस अनुष्का आपके साथ रहती है? आदिश, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, मेरी वाइफ का नाम मिसेस वामिका आदिश सिंघानिया है, जो आज किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाई, और मिस अनुष्का का एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण वो मेरे घर पर रही। बस यही सच्चाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमारे न्यू प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग पार्टी भी है, तो आप लोग रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद। आदिश ये कहकर वहां से चले जाते हैं। रिपोर्टर्स अनुष्का की ओर जाते हैं और सवाल पूछते हैं, मिस अनुष्का, आदिश सर ने जो कहा क्या वो सही है? कुछ समय पहले तक आप दोनों साथ थे, आपकी एंगेजमेंट भी हो गई थी, फिर ये सब क्या है? मिस वामिका कौन है? क्या आप उन्हें जानती हैं? अनुष्का और अनुपमा जी रिपोर्टर्स के सवालों से गुस्से में आ जाती हैं। रणवीर दूर से हंसते हुए सोचता है, आप सही थे सर, ये हमारी मैम नहीं हो सकती। अनुष्का और अनुपमा जी गुस्से में नो कमेंट्स कहकर वहां से चली जाती है। तब रिपोर्टर सांघवी ने कहा, ये सच्चाई है, मिस अनुष्का जो मिसेस सिंघानिया बनने के ख्वाब देख रही थी, आदिश सर ने उन्हें जमीन पर ला दिया है। अनुपमा जी जिनके बिजनेस को आदिश सर सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें अब दोबारा सोचना पड़ेगा और मिस वामिका से बहुत जल्द मुलाकात होगी। ये सब न्यूज लाइव चल रही थी। जब आदिश और वामिका के कैबिन में इस न्यूज को सुन रहे थे, वामिका मन ही मन सोच रही थी, जब कुछ कहना था तब हिम्मत नहीं दिखाई, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। आदेश ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी वहां पहुंचना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत है। चाहे कुछ भी हो, मैंने उन्हें हमेशा अपनी माँ माना है और अनुष्का को अपनी सबसे अच्छी दोस्त और बहन। अभी उनके पास कोई नहीं है। वामिका का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने आदेश से कहा, ठीक है तुम जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। आदेश ने जवाब दिया, तुम भी उदास मत हो, मैं उनके साथ इसलिए जा रहा हूँ ताकि कोई बाहर का उनकी मजबूरी का फायदा न उठाए और वे गुस्से में कुछ गलत ना कर दे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 109, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। आदेश वामिका की ओर देखते हुए कहता है, तुम समझ रही हो ना? वामिका मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए जवाब देती है, हाँ। वामिका बोली, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम अपना ध्यान सबसे पहले रखो, और मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, तो तुम मुझे मना नहीं करोगे प्लीज? आदेश वामिका की ओर परेशानी से देखते हुए कहते हैं, पर तुम जानती हो कि वो लोग तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं। वामिका ने कहा, उनकी चिंता मत करो, मैं उन लोगों के सामने तब तक नहीं आऊंगी जब तक तुम मुझे ना बुलाओ। अब तो ठीक है ना? आदेश मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, पर मन ही मन मुझे तुम्हारी फिक्र है वामिका। मैं उन लोगों के पास इसलिए जा रहा हूँ ताकि वे कुछ और गलत कदम ना उठाएं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आखिरकार वे मेरे पिता की दूसरी पत्नी है और झूठ को सही मानकर ही उन्होंने मुझे संभाला है, प्यार किया है। और अनुष्का वो बहुत छोटी है, उसे अपने भले बुरे की पहचान तक नहीं है। वो बस मॉम के दिखाए रास्ते पर चल रही है, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। इधर रीता जी घर पहुंचकर अपनी सारी पैकिंग कर लेती है और बाहर निकलने लगती है कि सामने आदिश और महेश जी होते हैं। आदिश उनके पास आते हुए कहते हैं, माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं आपसे वादा करता हूँ वामिका तब तक इस घर में नहीं आएगी जब तक आप खुद उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर लेती। सच में माँ, अगर उसे पता चलेगा कि आप उसकी वजह से ये घर छोड़कर जा रही हैं तो वो खुद ही मेरे साथ आने से मना कर देगी। ये सुनकर रीता जी एक बार महेश जी की ओर देखती है, जो चुपचाप उन्हें देखते रहते हैं और कुछ नहीं कहते। ये देख रीता जी आदिश की ओर देखते हुए कहती हैं, देखो बेटा, मैंने अपना फैसला कर लिया है और इसे अब कोई नहीं बदल सकता। कृपया मुझे मत रोकना, मैं रुकने वाली भी नहीं हूँ। मुझे कुछ समय अकेले और शांत रहने दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो, उसकी मर्जी होगी तो हम फिर से मिलेंगे। और ये कहकर वो बाहर की ओर चल देती है। महेश जी और आदिश उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। इधर अनुष्का और अनुपमा जी बेहद गुस्से में होती है। घर पहुंचकर वे हॉल में आकर बैठती हैं। थोड़ी देर में अनुष्का अपने और अनुपमा जी के लिए ड्रिंक बनाकर लाती है। ड्रिंक पीते हुए अनुपमा जी गुस्से में कहती हैं, रीता जी ने ये अच्छा नहीं किया, पता नहीं कौन से बिल में जाकर छुप गई हैं। मेरे फोन करने पर भी फोन नहीं उठा रही। उन्हें नहीं पता कि उनकी इस गलती की सजा कितनी भयंकर होने वाली है। मैं उन्हें बदनाम कर दूंगी, दुनिया में किसी के सामने आने के लायक तक नहीं छोड़ूंगी। याद रखेंगी वे कि अनुपमा से धोखा करने वाले को क्या सजा मिलती है। अनुष्का गंभीरता से सोचते हुए कहती है, मॉम ये रीता आंटी जा कहाँ सकती है, और वो भी तब जब वे अच्छे से जानती थी कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो उन्हें बर्बाद कर सकता है। अनुपमा जी सोचते हुए अनुष्का की ओर देखती हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ, आखिर वो कहाँ गई है, और ऐसा भी क्या हुआ है कि उनका डर एकदम से खत्म हो गया। अब तक तो वे हमारे इशारे पर ही नाच रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि वे गायब हो गई। कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में, या फिर ये आदिश की कोई नई चाल है। अनुष्का, ये हो सकता है मॉम, आदिश के दिमाग में कुछ पक रहा है, नहीं तो इतना सब जानने के बाद भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वामिका का नाम कैसे ले सकता है। अनुष्का गुस्से से अनुपमा जी की ओर देखते हुए कहती है, आप तो कह रही थी कि उस वामिका को आते ही जेल भेज दोगी, तो फिर आपके प्लान का क्या हुआ? फिर मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है मॉम आपके सारे प्लान्स उस वामिका ने फेल कर दिए हैं। अनुपमा जी ने जवाब दिया, ये सब आदेश की वजह से हुआ है, उसी ने वामिका का साथ दिया, वरना ये सब नहीं होता और आज वो लड़की जेल में होती। अनुष्का पूछती है, पर अब आप क्या करोगी मॉम? अनुपमा जी कुछ सोचते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती हैं, अब की बार मैं खुद उसका पक्का बंदोबस्त कर दूंगी और सबसे पहले मीडिया में तुम्हारी और आदिश की शादी की फोटोग्राफ्स वायरल करवा दूंगी, ताकि आदिश को सबके सामने वामिका को लाना पड़े या फिर ये स्वीकार करना पड़े कि इस तस्वीर में तुम और आदिश हो। बाकी का मीडिया खुद कर देगी। इधर रीता जी धर्मशाला चली जाती है और वहां पहुंचते समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ पता नहीं चलता। वामिका अपने पुराने रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और आदेश उसे वहां छोड़कर सीधे घर के लिए निकल जाता है। इधर आदेश अपने कमरे में बैठे हुए अभी भी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है। महेश जी अपनी स्टडी में होते हैं। रैना जी और सुबी किसी को लेकर अस्पताल पहुंचती है, जो और कोई नहीं बल्कि रीता जी होती हैं।
रीता जी की गाड़ी का एक्सीडेंट उसी जगह होता है जहाँ रैना जी और सुबी होती हैं। सुबी एक्सीडेंट की जगह पहुंचकर रीता जी को देखकर हैरान रह जाती है और रैना जी को साथ लेकर रीता जी को अस्पताल पहुंचाती है। कुछ देर में रीता जी को होश आने वाला होता है और रैना जी और सुबी बाहर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। डॉक्टर रैना जी के पास आकर कहते हैं, लगता है पेशेंट बेहद स्ट्रेस में है, तभी उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। आप ऐसा कीजिए, इन्हें कल डिस्चार्ज करवा लीजिएगा। उन्हें घर पर कुछ दिन आराम करने दीजिए। घर पर परिवार के साथ रहेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर रैना जी सोच में पड़ जाती है और फिर कहती हैं, ठीक है डॉक्टर, हम इनका ध्यान रखेंगे। आदेश घर पहुंचता है और देखता है कि अनुष्का निढाल सोफे पर गिरी हुई है और अनुपमा जी उसके पास बैठी हुई रो रही होती है। आदेश परेशान हो जाता है और उसके पास आकर पूछता है, अनुष्का को क्या हुआ है मॉम? उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? कुछ बोलिए मॉम। अनुपमा जी आदेश की ओर देखते हुए गुस्से से कहती हैं, जब उसका भाई ही सौतेलापन दिखा दे तो मेरी बच्ची क्या करेगी? जिसको वो प्यार करती है वो उसका ना हो सका और जिसे अपना भाई मानती है उसने भी उसे धोखा दे दिया। तो मेरी बच्ची और क्या करती? बोलो क्या करती वो? आदेश, आप ये क्या कह रही हैं मॉम? चलिए इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। आखिर हुआ क्या है इसे? अनुपमा जी उसकी ओर देखते हुए और फिर अनुष्का की तरफ देखते हुए कहती हैं, पता नहीं क्या हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस आने के बाद से ही परेशान थी मेरी बच्ची। पूरी मीडिया के सामने आदेश ने इसे अपनी वाइफ मानने से इनकार कर दिया तो क्या करती? सदमे में थी। कितना कुछ नहीं किया इसने आदेश के लिए, लेकिन उस लड़के ने हमारी सबके सामने बेइज्जती कर दी। मेरी बेटी की ये हालत कर दी कि वो डिप्रेशन में आ गई और अचानक बेहोश हो गई। पता नहीं क्या होगा, ये बचेगी भी कि नहीं। अनुपमा जी इमोशनल होते हुए रोते रोते कहती है, मैं क्या करूं? अब क्या करूं मैं? आदेश ये सब सुनकर जल्दी से हॉस्पिटल फोन करता है और एम्बुलेंस बुलाता है। कुछ देर में ही एम्बुलेंस आ जाती है और आदेश अनुष्का को लेकर उसमें बैठ जाता है और हॉस्पिटल चला जाता है। अनुपमा जी अपनी कार से पीछे आ रही होती हैं, अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए और चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए अनुपमा जी मन ही मन सोचती है, बहुत ही सही वक्त पर आए हो तुम आदेश। ये तो अच्छा हुआ कि अनुष्का ने तुम्हें आते देख लिया और जल्दी ड्रामा शुरू कर दिया। हम यही चाहते थे कि तुम अनुष्का को इस हालत में देखो और वामिका का साथ देने का तुम्हारा ख्याल अपने आप तुम्हारे दिमाग से बाहर हो जाए। मुझे पता है तुम चाहे हमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, तो उसे इस हालत में नहीं देख पाओगे और आदेश को कुछ भी नहीं बताओगे। अब बस तुम हमें ये बता दो कि वामिका कहाँ है, बस फिर तुम्हारा काम खत्म। बाकी का हम खुद देख लेंगे। थोड़ी देर में ही अनुष्का आदेश के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डॉक्टर कहते हैं, लगता है पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या फिर डिप्रेशन में है, तभी ये बेहोश हुई है। कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ समय बाद इसे होश आ जाएगा। मेडिसिन दे दी गई है, रेस्ट की जरूरत है। आदेश और अनुपमा जी आईसीयू के बाहर परेशान खड़ी अनुष्का की ओर देख रहे होते हैं। पूरी रात बीत जाती है। अगला दिन रीता जी को होश आ जाता है और वो बेड पर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी की वजह से उठ नहीं पाती। रैना जी और सुबी उनके पास आकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे आपको होश आ गया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। रीता जी हैरान होते हुए पूछती हैं, आप लोग कौन हैं और मैं हॉस्पिटल में कैसे? रैना जी, आपका एक्सीडेंट हो गया था, ये तो भगवान का शुक्र है कि हम लोग वहीं से गुजर रहे थे और सुबी ने आपको पहचान लिया। रीता जी सुबी की ओर देखकर हैरानी से पूछती हैं, तुम हमें जानती हो? सुबी मुस्कुराकर कहती है, जी मैम, मैं 3 साल पहले आदर्श सर के मॉल में जॉब करती थी। रीता जी पूछती हैं, ओह, लेकिन अब तुम वहाँ जॉब नहीं करती, क्यों? सुबी मुस्कुराकर जवाब देती है, वहाँ जॉब करते हुए मैंने और मेरी दोस्त ने मिलकर खुद का एक रेस्टोरेंट शुरू कर दिया था, बस अब वही संभालती हूँ। कुछ समय के लिए यहाँ अपनी दोस्त के पास आई थी। अच्छा, बाकी बातें हम घर चलकर करेंगे, आप कुछ दिन हमारे घर पर ही रहिए, हमें अच्छा लगेगा। रीता जी पूछती हैं, पर मैं कैसे? रैना जी मुस्कुराकर कहती हैं, कोई बात नहीं, आप हमारी मेहमान हैं, तो और कुछ मत सोचिए, हमें अच्छा लगेगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 110, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। रैना जी की बात सुनकर रीता जी उनकी बात मान लेती हैं और बार बार कहने पर उनके साथ उनके घर आ जाती हैं। घर पहुंचकर सुबी रीता जी को उनका कमरा दिखाती है और उन्हें आराम करने को कहती है। सुबी ये भी कहती है कि वो उनके लिए कुछ सूप या खिचड़ी बनाकर ले आएगी। सुबी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। इधर आदित्य आदि रैना जी के पास आते हुए पूछता है, नानी माँ, मम्मा कब आएगी? कल वो गई थी पर अभी तक नहीं आई है और दोस्त भी नहीं आए, अब मैं किसके साथ खेलूंगा? बोलिए ना नानी। रैना जी आदि को प्यार करते हुए कहती हैं, अरे मेरे बच्चे, अच्छा है कि अभी तेरी मम्मा नहीं है, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे और आज मैं तेरे लिए वेज मोमो भी बनाऊंगी, तुम खाओगे ना? आदि खुश होते हुए कहता है, अरे वाह नानी, आप तो बहुत अच्छी हो, मामा जब आएंगे तो हम उन्हें भी मोमोज खिलाएंगे, है ना? रैना जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ मेरे बच्चे, जरूर। अच्छा, अब तुम अपने रूम में जाकर खेलो, मैं और सुबी मौसी बस अभी आते हैं तुम्हारे पास। आदि, ठीक है नानी, पर जल्दी आना। रैना जी, हाँ बच्चा, जल्दी आते हैं। इधर रैना जी उठकर किचन की ओर जाती हैं और आदि उनके कमरे की ओर जा ही रहा होता है कि उसे आदिश के रूम में किसी के होने का एहसास होता है। वो झटपट उस रूम की ओर चल देता है। रूम के अंदर आते ही आदि देखता है कि कोई बेड पर रेस्ट कर रहा है। वो अपनी प्यारी सी आवाज में पूछता है, आप कौन है और यहाँ पर क्यों लेटी हुई है? ये मेरे दोस्त का रूम है, पर आप यहाँ पर कैसे आई? बोलिए ना। आदि अपने ढेर सारे सवालों को एक साथ रीता जी पर छोड़ देता है। रीता जी उस बच्चे को देखती हैं और हैरान हो जाती है।
क्योंकि वो हूबहू आदिश जैसा दिखता है, जैसे आदिश बचपन में था। रीता जी उसे प्यार से अपने पास आने का इशारा करती हैं और कहती हैं, अरे आप तो बहुत ही छोटे हो, पर आपके ढेर सारे सवालों से तो मैं हैरान ही रह गई हूँ कि किस सवाल का जवाब पहले दूं। आदि मुस्कुराकर कहता है, ओह तो ये बात है, कोई बात नहीं, आप एक एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप यहाँ पर कैसे आए ये पहले बता दीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल पूछ लूंगा। रीता जी उसकी प्यारी बातें सुनकर उसे जवाब देती है, मैं उस बड़ी सी आंटी के साथ आई हूँ जो आपकी कौन लगती है। आदि सोचते हुए कहता है, ओह वो तो मेरी बड़ी नानी है। अच्छा तो आप उनकी दोस्त है? रीता जी कहती है, नहीं अभी तक तो नहीं है, लेकिन क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? आदि मुस्कुराकर कहता है, मम्मा कहती है कि दोस्त बनना बहुत अच्छा होता है, तो ठीक है आप मेरी दोस्त बन सकती है, पर आपका नाम क्या है? रीता जी मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम रीता है। आदि मुस्कुराते हुए कहता है, ओह और मेरा नाम आदित्य है। इस तरह दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और देखते ही देखते दोनों के हंसने की आवाज रूम से बाहर तक आने लगती है। ये सुनकर रैना जी वहाँ जाती है और देखती है कि रीता जी और आदि एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। रैना जी मन ही मन सोचती है, आदि ने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। हम इन्हें घर तो ले आए थे, मगर इन्हें पूरे रास्ते इतना चुप देखकर हम डर भी रहे थे कि कहीं ये फिर से स्ट्रेस में ना आ जाए। इधर सुभी परेशान हो जाती है क्योंकि वो कब से वामिका को कॉल कर रही थी, लेकिन वामिका का नंबर नहीं लग रहा था। सुभी सोचती है, क्या करूं, कैसे बताऊं विमी को कि रीता सिंघानिया यहाँ हमारे घर पर है। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे एक दिन का समय मिल गया और मैंने वामिका की सारी फोटोज यहाँ से हटा ली और आदि के रूम की अलमारी में रख दी, वरना वो वामिका की फोटो देखकर पहचान लेती और फिर पता नहीं क्या होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पंगा ना हो जाए। अब ये भगवान जाने, पर अब ये विमी कॉल क्यों नहीं उठा रही है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ आ सके। मैं ज्यादा समय तक इन्हें संभाल नहीं पाऊंगी। दूसरी तरफ आदेश अनुष्का के डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर अब मेरी बहन कैसी है, उसे होश आया कि नहीं, उसे हुआ क्या था, वो बेहोश क्यों हो गई थी? डॉक्टर आदेश की ओर देखकर जवाब देता है, डोंट वरी मिस्टर रॉय, मिसेस अनुष्का आप ठीक है और कुछ देर में ही उन्हें होश आ जाएगा। डरने और चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था और शायद वो स्ट्रेस में भी थी और शायद अल्कोहल भी ले रखा था, इसलिए वो बेहोश हो गई, लेकिन हमने मेडिसिन दे दी है तो वो होश में जल्द आ जाएंगी। आदेश ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर वहां से चला जाता है। आदेश मन ही मन सोचता है, ओह तो तुम लोग अभी भी खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे हो। मैं आपकी फिक्र करता हूँ और मेरी इसी बात का फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन अब मैं आपकी किसी भी चाल में नहीं आऊंगा और सजा तो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन वो मैं नहीं और ना ही कानून बल्कि वामिका खुद देगी। ये सोचकर आदेश वहां से निकल जाता है। उधर अनुपमा जी रोते हुए अस्पताल पहुंचती हैं। अंदर आते हुए अनुपमा जी डॉक्टर से पूछती हैं, मिस अनुष्का रॉय नाम की पेशेंट कहाँ है, बताइए। डॉक्टर जी आप कौन है? अनुपमा जी गुस्से से कहती हैं, मैं अनुपमा रॉय हूँ, तुम मुझे नहीं जानते, लगता है नए आए हो शहर में। डॉक्टर जी मिसेस रॉय, अनुष्का जी आईसीयू में है, रूम नंबर 4। अनुपमा जी ठीक है, उसकी तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर जी मैम। अनुपमा जी सीधे अनुष्का के आईसीयू वार्ड में जाती हैं। वहां पहुंचकर अनुष्का को बेड पर लेटे हुए देखकर सोचती हैं, मुझे नहीं पता था बेटे कि तुम सच में बेहोश हो गई हो। मुझे तो लगा कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही हो। मैं आदेश और वामिका को छोड़ूंगी नहीं, उनकी वजह से तुम बार बार हर्ट होती हो। उधर आदेश को पता लगता है कि वामिका अपने पुराने रेस्टोरेंट में वापस आ गई है। ये सुनकर आदेश खुश हो जाता है और जल्दी से ऑफिस से वामिका के रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। वहीं आदेश भी वामिका के रेस्टोरेंट को चौकन्ना करने के लिए जाता है ताकि वो दोबारा अनुपमा जी और अनुष्का की चाल में ना आ जाए। वामिका अपने किचन में खाना बना रही होती है। तभी आदेश वहां पहुंचता है और देखता है कि वामिका और आदेश हंस कर बात कर रहे हैं और आदेश वामिका के किचन में मदद कर रहा है। ये देख आदेश को एक पल के लिए वामिका और उसके आउट हाउस के किचन में साथ काम करने का याद आता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन कुछ देर में मुस्कान की जगह जलन के भाव आने लगते हैं। आदेश बाहर आकर नॉक करता है और पूछता है, कोई है इस रेस्टोरेंट में या फिर ऐसे ही बना रखा है? वामिका आदेश से कहती है, लगता है कि कोई गेस्ट आया है, चलो मैं बाहर जाकर देखती हूँ, तुम भी साथ चलो। आदेश ठीक है, तुम डोर ओपन करो, मैं आता हूँ। वामिका मुस्कुराते हुए बाहर आती है और देखती है कि आदेश वहाँ खड़ा है। आदेश की ओर देख उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। आदेश अकड़ते हुए कहता है, क्या इस रेस्टोरेंट में गेस्ट का स्वागत इस तरह होता है? वामिका गुस्से से कहती है, वैसे तो ओपन ही है मगर आप जैसे लोगों के लिए बंद है। और फिर गुस्से से, तो प्लीज आप जा सकते हैं। आदेश गुस्से से वामिका की ओर देखता है और फिर कुछ देर दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। आदेश अकड़ते हुए कहता है, आदेश सिंघानिया एक बार जहाँ अपने कदम रख देता है तो फिर पीछे मुड़कर नहीं दिखता, आगे अपनी मंजिल की ओर ही बढ़ता है। फिर आदेश अपनी आंखों से वामिका को चिढ़ाने का इशारा करते हुए एक टेबल की ओर जाकर चेयर पर बैठ जाता है। वामिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो मन ही मन सोचती है, अच्छा तो मुझे चिढ़ाया, अभी देखती हूँ तुम्हें। गुस्से से पैर पटकते हुए वो आदेश की तरफ आकर खड़ी हो जाती है। फिर आदेश पूछता है, आपके यहाँ कस्टमर से पानी वगैरह पूछा जाता है कि नहीं? वामिका मुस्कुराकर कहती है, जी जरूर, अभी लाएंगे। पानी बाल्टी में लोगे या टब में? आदेश गुस्से से कहता है, क्यों आपके पास गिलास नहीं है क्या, या फिर ये रेस्टोरेंट इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए है? वामिका गुस्से से जवाब देती है तो इंसानों के लिए, लेकिन जब कोई जानवर आ जाए तो क्या किया जाए? आदेश गुस्से से उठते हुए कहता है, तुमने मुझे जानवर बोला? वामिका, जानवर को तो जानवर ही बोलेंगे ना। आदेश, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। वामिका, क्यों, अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या जो मुझे देख लोगे? आदेश
आदेश गुस्से से मुंह दूसरी तरफ कर कहता है, सुबह से खाना नहीं खाया था, रेस्टोरेंट देखा तो आ गया, पता होता कि तुम जैसे जंगली का है तो आता भी नहीं। वामिका गुस्से से कहती है, मैं जंगली हूँ? तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं जंगली हूँ? हाँ, तुम्हें मैंने इनवाइट नहीं किया था यहाँ आने के लिए। उधर आदेश कब से दोनों की प्यार और गुस्से से भरी नोकझोंक देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है, दोनों सच में पागल है, एक दूसरे से बात बनना हो जाए इसलिए फालतू की बातों पर गुस्सा हो रहे हैं। आदेश वामिका की ओर देखते हुए कहता है, वो मैंने तुम्हें जंगली कहा क्योंकि तुमने भी तो मुझे जानवर बोला। वामिका कुछ कहने वाली होती है कि आदेश बीच में आकर कहता है, मिस्टर सिंघानिया, हाय, आप यहाँ इस टेबल पर बैठिए और आप कुछ लेंगे तो ऑर्डर दीजिए। वामिका अभी सब ले आएगी, आपको भूख लगी है ना, और आपने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। आदेश ये लाइन थोड़ी जोर देकर कहता है जिसे वामिका सुन लेती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी। Like, comment, subscribe for more episodes.